बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई है और इसी के विषय में आज हम लोग विस्तार से बात करेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स ऑफ बांग्लादेश and we will also know that such kind of thing which is happening currently in Bangladesh is not a new thing to happen. In fact, this is the second time when Sheikh Hasina has to flee away from the country. And if we look beyond Bangladesh, this is not an exception. Rather, it is happening across every countries in South Asia. South Asia एक जो एरिया है, यहाँ पे लगभग most of the people belong to the same culture. They are linguistically, ethnically and culturally highly integrated. But there are so much of turbulence in this area that despite having a shared past, all the countries are not able to come together and cooperate on many issues. This is because of the politics of the countries which is happening in South Asia. अभी तो रिसेंटली हम लोग बांग्लादेश को देख रहे हैं, बट आपको शायद याद होगा कि रिसेंटली श्रीलंका में भी यही हुआ था। श्रीलंका में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया। उस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से वहां के तत्कालीन प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्सा को श्रीलंका छोड़ के भागना पड़ा। यह लास्ट ईयर हुआ था। रिसेंटली आप देखे होंगे इस महीने पाकिस्तान में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है। डिफरेंस कुछ ज्यादा नहीं है, वहां पे भी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, फॉरेक्स रिजर्व बहुत घट गया है, अनएम्प्लॉयमेंट अपने हाईएस्ट लेवल पे है। और जो रिसेंटली पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ, वहां पर पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी, इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ, वो बैंड थी और इमरान खान जेल में थे। इसीलिए कल पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, क्योंकि कल वो दिन था जब 1 साल हो गया है इमरान खान को जेल में रखे हुए। सो पीपल इन पाकिस्तान have raised the same questions that this election which happened in Pakistan was not free and fair. Last week, नेपाल में सेम चीज, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये सारे चीजें प्रॉब्लम की विषय बनी हुई है। और इसी में अचानक सरकार बदल जाती है और केपी ओली पावर में आ जाते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, मार्क्सिस्ट यूनिनिस्ट के। तो आप देख सकते हैं पिछले 1 महीने में श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, और अगर आप 2 साल पहले बात करें तो सेम चीज म्यांमार में जब 2015 के बाद डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश किया गया था, 2021 में वापस से म्यांमार आर्मी ने वहां की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाकर अपनी सत्ता एस्टैब्लिश कर लिया है। लेकिन आज उसी मिलिट्री रूल के अगेंस्ट वहां के लोग, वहां के नेटिव पीपल हैव स्टार्टेड टू रिवोल्ट। सो ये जो चीजें हो रही हैं साउथ एशिया में, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देती है इस पूरे एंटायर जियोपॉलिटिकल एरिया को। और ये एरिया इतना ज्यादा टर्बुलेंस से गुजर रहा है कि इसीलिए इसके एनालाइज करते हुए एक जमाने में प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ऑफ यूएस ने कहा था कि साउथ एशिया इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एरिया, इट इज वन ऑफ द मोस्ट अनसेफेस्ट एरिया, बिकॉज जिस तरीके से आप देख रहे हैं हालातें दिन पर दिन बिगड़ रही हैं इस पूरे एरिया में, इंडिया इज एन एक्सेप्शन टू ऑल दिस। हम लोग आने वाले टाइम में बात करेंगे कि आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है कि साउथ एशिया की ये सारे कंट्रीज एक एक करके गिर रहे हैं। सबसे पहले आपका म्यांमार गिरा, फिर श्रीलंका गिरा। नेपाल में पिछले 14 साल में 16 गवर्नमेंट बन चुके हैं। हर 2-2 साल पे नेपाल में गवर्नमेंट बदलते रहती है। पाकिस्तान के आप हालात जान रहे हैं, पाकिस्तान भी कभी भी किसी समय कोलैप्स कर सकता है। सो बांग्लादेश
का ये कोलैप्स होना, बांग्लादेश का ये फॉल होना, इट इज नॉट समथिंग टू बी सरप्राइज्ड अगर हम इस पूरे एरिया को अच्छे से समझेंगे। बिकॉज प्रॉब्लम्स हर जगह सेम है, सिचुएशंस हर जगह सेम है। तो बांग्लादेश बस अभी देखने को मिला, बट डोंट बी सरप्राइज इफ द सेम थिंग हैपेंस इन कमिंग टाइम्स इन नेपाल, इन पाकिस्तान, इन मालदीव्स, और अगर आप थोड़ा दूर जाएंगे तो अफगानिस्तान में भी सेम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया गया और तालिबान अपनी हुकूमत को एस्टैब्लिश की। सो दिस साउथ एशिया रीजन इज गोइंग थ्रू अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ फ्लक्स, और इसीलिए हमारे लिए साउथ एशिया को समझना हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है हर एक कंट्री की बात करने के लिए। मे बी इन द फ्यूचर विल टॉक बायलैटरली अबाउट एवरी कंट्री, बट इन टुडेज सेशन माय फोकस विल बी अराउंड बांग्लादेश, कि ये बांग्लादेश कैसे बना, बांग्लादेश का इतिहास क्या रहा है, क्या बांग्लादेश में पहले भी मिलिट्री कू इस तरीके का हो चुका है, शेख हसीना कौन है, आज शेख हसीना को क्या हालात ऐसी हो गई कि बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा, इंडिया का बांग्लादेश के साथ किस तरीके का बायलैटरल रिलेशन है, इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर इंडिया और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन गवर्नमेंट का क्या कहना है, इंडिया के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट आएगा, इंडिया को क्या रोल प्ले करना चाहिए, और चाइना इस पूरे सिचुएशन में अपना फायदा कैसे ढूंढने के फिराक में है। So, ladies and gentlemen, all these topics will be discussed in this particular session one by one. Thora session, as usual, it's going to be long because this topic is again very complex and we have to understand the intricacies, the depthness about this particular topic. आगे बढ़ने से पहले सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक बड़ी इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं कि हमारी इंग्लिश में बैच दिल्ली में करोल बाग सेंटर में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, और इसके साथ ही साथ हिंदी में भी बैच हमारे मुखर्जी नगर सेंटर पे ऑलरेडी चल रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए प्रयागराज में हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में आपको अवेलेबल होगा। बाकी इंफॉर्मेशंस के लिए आप हमारे लिंक पर जाकर अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे स्कॉलरशिप और तमाम नए बैचेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, वापस हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। सो बांग्लादेश और इंडिया बांग्लादेश के बारे में जानने के पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। जब इंडिया और ये जो पूरा सब कॉन्टिनेंट है ये ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में था, उस समय इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान सब एक ही थे। जब ब्रिटिशर्स गए तो इस एरिया का पार्टीशन हुआ एंड दिस वाज इंडिया एंड दिस वाज वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। ये पार्टीशन जो हुआ इसमें एक कंट्री बना इंडिया, और आइडिया ऑफ इंडिया था सेक्युलरिज्म, एंड दैट्स व्हाई इंडिया डिड नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन। जब ये पार्टीशन हुआ तो इंडिया को उसी आइडिया पे बनाया गया था, ऑन द आइडिया ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, ऑन द आइडिया ऑफ दैट एवरी रिलीजन कैन को एग्जिस्ट, on the idea of every person will have fundamental rights. And on the other hand, the idea of Pakistan was created on Islamic identity. इसीलिए पाकिस्तान की ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम है और वहां पर सेक्युलरिज्म एज सच देखने को नहीं मिलता है। तो ये जो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान को बनाया गया था, this was created on the idea of Islamic
आइडेंटिटी और जिस तरीके से इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी थी, उसी तरीके से पाकिस्तान को बनाने में जो एक पार्टी जिसने अहम रोल निभाई वो थी मुस्लिम लीग। दैट पार्टी वॉज मुस्लिम लीग। आप इसको और ज्यादा पढ़ेंगे when you will be understanding modern history, but I will not go into the depth about how Muslim League was created and what has been its history. तो मुस्लिम लीग का पाकिस्तान के बनने में एक बहुत बड़ा रोल था। 1947 के समय पार्टीशन हो चुका था। वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान दो एरिया बन चुके थे और 1947 के 2 साल बाद 1949 के लगभग मुस्लिम लीग के बीच में से एक फैक्शन अलग हो गया। इसी मुस्लिम लीग के बीच में से एक फैक्शन अलग हो गया जिसको हम कहते हैं अवामी लीग, जिसके लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान। सो 1949 में जो ये अवामी लीग बनी, ये मुस्लिम लीग से ही हटके बनी थी और इनके लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान। अब ये अलग क्यों हुए मुस्लिम लीग से? बिकॉज मुस्लिम लीग वॉज क्रिएटेड ऑन द आइडिया ऑफ रिलीजन, वॉज क्रिएटेड ऑन द आइडिया ऑफ इस्लामिक आइडेंटिटी। लेकिन अगर अवामी लीग की बात करें तो अवामी लीग उस मुस्लिम लीग के विचारधारा से अपने आप को अलग मानती थी। अवामी लीग जो है, जिसके लीडर शेख मुजीबुर रहमान हैं, ये प्रोपोगेट करते थे सेक्युलरिज्म, ये प्रोपोगेट करते थे सोशलिज्म और ये प्रोपोगेट करते थे बंगाली नेशनलिज्म। सो शेख मुजीबुर रहमान 3 आइडियाज को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे। सेक्युलरिज्म, जो कि आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म इंडिया से इंस्पायर्ड है। सोशलिज्म अगेन इंडिया से इंस्पायर्ड है। और तीसरा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आइडिया इनको मुस्लिम लीग से अलग करती है, वो है बंगाली नेशनलिज्म। अगर मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग जो है वो धर्म को देश का आधार मानती है, which means Muslim League believe that the idea of nation is based on the principle of religion, whereas Sheikh Mujibur Rahman's party Awami League propagates that idea of nation is based on language. तो ये नेशनलिज्म को रिलीजन के बेसिस पे ना देख के लैंग्वेज के बेसिस पे देखते थे और मुस्लिम लीग जो है वो नेशनलिज्म को, नेशन को रिलीजन के लेंस से देखा करती थी। तो शेख मुजीबुर रहमान जो है वो अवामी लीग बनाए और शेख मुजीबुर रहमान का जो मैक्सिमम प्रेजेंस था वो ईस्ट पाकिस्तान में था। इनका जो पूरा इन्फ्लुएंस था, बिकॉज वेस्ट पाकिस्तान में उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन हुआ करता था, हैं तो दोनों मुस्लिम, बट दीज वर उर्दू स्पीकिंग पीपल एंड ईस्ट पाकिस्तान में दे वर द बंगाली स्पीकिंग पीपल। इसलिए शेख मुजीबुर रहमान का जो पूरा प्रेजेंस था, इन्फ्लुएंस था, वो ईस्ट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा था। धीरे धीरे आने वाले टाइम में शेख मुजीबुर रहमान का ईस्टर्न पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस और बढ़ा, जो कि फाइनली लेड टू द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। यही ईस्ट पाकिस्तान आगे जाकर बांग्लादेश बना। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ा हो गया? Why the people of East Pakistan hated the people in West Pakistan and they wanted liberation from Pakistan? इसको समझेंगे अगर हम लोग तो ये देखेंगे कि जो वेस्ट पाकिस्तान है
ये वाला जो एरिया है वेस्ट पाकिस्तान, यहां पे मैक्सिमम पॉलिटिशियंस, मिलिट्री एंड ब्यूरोक्रेट्स, वेस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री के, ब्यूरोक्रेसी के और पॉलिटिक्स के तमाम दिग्गज यहां पे रहते थे। जो इकोनॉमिक ग्रोथ था या इकोनॉमी के ऊपर जो कंट्रोल था, जो इकोनॉमी के ऊपर इन्फ्लुएंस था, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज था, वो वेस्ट पाकिस्तान में ज्यादा था। सो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी was more with West Pakistan because people in West Pakistan had more access to the resources. और ये कौन से रिसोर्स की बात कर रहे हैं? वो रिसोर्स था जूट। बांग्लादेश अगर हम देखें अभी, तो बांग्लादेश इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड। जूट का बांग्लादेश इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और वो लगभग 42 to 45% वर्ल्ड्स जूट प्रोडक्शन को करता है। एंड दैट इज वाई इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट। बांग्लादेश बहुत ज्यादा जूट को एक्सपोर्ट करता है। उस समय यही बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। तो इस ईस्ट पाकिस्तान से बहुत ज्यादा जूट को एक्सपोर्ट किया जाता था इंटरनेशनल मार्केट में। तो रिसोर्सेज तो था ईस्ट पाकिस्तान का, लेकिन उसको बेच के जो पैसा आ रहा था उसका फायदा किसको हुआ? वेस्ट पाकिस्तान को। एंड दिस इज व्हाट क्रिएटेड द टेंशन अमंग द पीपल लिविंग इन ईस्ट पाकिस्तान। तीसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है ईस्ट पाकिस्तान के लोगों का रिसेंटमेंट के पीछे, वो था व्हेन उर्दू was made the official language in Pakistan. उर्दू को समय के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, पाकिस्तान का इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों का यह कहना था कि बंगाली should also be given the same status as that of Urdu, but that was not given. तो लैंग्वेज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ बहुत सालों तक चला। तो ये इस तरीके से तमाम बड़े लोग का वेस्ट पाकिस्तान में रहना, वेस्ट पाकिस्तान का इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एट द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, लिंग्विस्टिक बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, जैसे जैसे ये चीजें बढ़ी, शेख मुजीबुर रहमान का इंपॉर्टेंस, रेलेवेंस ईस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में बढ़ते गया और धीरे धीरे करके ये एक नेशनल लीडर बनकर इमर्ज हुए। और इसीलिए इनको बहुत ज्यादा पाकिस्तान आर्मी के द्वारा खतरा भी था। तो कई बार शेख मुजीबुर रहमान को ईस्ट पाकिस्तान छोड़ के भागना पड़ा। कई बार वो इंडिया आकर छुपकर यहां से एग्जाइल में अपना ऑपरेशंस को कंडक्ट किया करते थे। तो इस तरीके से शेख मुजीबुर रहमान का राइज हुआ ईस्ट पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में। अब शेख मुजीबुर रहमान को समझना इसीलिए जरूरी है बिकॉज शेख हसीना इन्हीं की बेटी है, एल्डेस्ट डॉटर आउट ऑफ 5 daughters, शी वॉज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। अब इसी तरीके से ईस्ट पाकिस्तान के लोगों का रिसेंटमेंट धीरे धीरे बढ़ते गया। फाइनली बाय 1970, 1970 के लगभग ईस्ट पाकिस्तान में लिबरेशन वॉर अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान ये स्टार्ट होने की संभावनाएं बढ़ गई थी बिकॉज पीपल इन ईस्ट पाकिस्तान वर रेडी टू रिवोल्ट और रेडी टू फाइट, ready to launch a civil disobedience movement for the liberation of Pakistan. और इसी कॉन्टेक्स्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसकी नाम थी मुक्ति बाहिनी। मुक्ति बाहिनी। और ये जो मुक्ति बाहिनी ऑर्गेनाइजेशन थी, इसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स थे। याद रखिएगा, अवामी लीग was maximum a student led organization.
आज जो अवामी लीग के लीडर शेख हसीना को भागना पड़ा है एज एन आउटकम ऑफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट, एक जमाने में अवामी लीग वॉज द चैंपियन ऑफ स्टूडेंट्स। तो देख सकते हैं आप पॉलिटिक्स में हालात कैसे अप्स एंड डाउन 180 360 होते रहता है। तो मुक्ति बाहिनी की ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई विच कॉज्ड और विच फाउट फॉर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, और इसमें तमाम सिविल सोसाइटी के लोग, शेख मुजीबुर रहमान और उनकी तमाम पार्टी, एक्टिविस्ट, प्रोटेस्टर्स, ये सारे जुड़ गए एंड दे स्टार्टेड टू सीक लिबरेशन फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान आर्मी जो थी, उस समय जनरल हुआ करते थे याहा खान, और वो जनरल याहा खान खूब टॉर्चर किए ईस्ट पाकिस्तान के लोग का। ईस्ट पाकिस्तान के मैक्सिमम वुमेन्स के साथ रेप हुआ, बच्चों को मारा गया, और पाकिस्तान की जितनी भी पार्टी हुआ करती थी उस समय, बेंजामिर भुट्टो पार्टी में लीडर हुआ करती थी, उनका भी मिलिट्री को काफी सपोर्ट था, और उन सब लोगों ने मिलकर यहां के लोगों को खूब टॉर्चर किया गया, मारा गया, रेप किया गया, टॉर्चर किया गया। ये जैसे जैसे चीजें हो रही थी, बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ईस्ट पाकिस्तान से लोग भागकर इंडिया आना स्टार्ट कर दिए। देयर वाज अ ह्यूज एक्सोडस ऑफ पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान आर्मी जो थी वो बहुत ज्यादा एग्रेसिवली रिटेलिएट की थी मुक्ति बाहिनी और तमाम ईस्ट पाकिस्तान के रहते जो वहां पे लोग रह रहे थे। तो इंडिया के ऊपर एक दबाव था कि कब तक ये हम देखते रहेंगे, बिकॉज अगर ऐसे ही चलते गया तो एक हमारे पास रेफ्यूजी क्राइसिस आ जाएगा, इतने लोग भाग के इंडिया आ जाएंगे। तो बहुत ज्यादा लोग भाग के इंडिया में आने लगे। आपको पता होगा इसी में बहुत ज्यादा बंगाली लोग बांग्लादेश से असम भाग के गए, और इसी की वजह से असम में खूब प्रोटेस्ट हुआ, और फाइनली वो असम एकॉर्ड एग्रीमेंट बना, जिसमें यह कहा गया कि जितने भी बांग्लादेशी या जितने भी बाहर के लोग जो असम में 1971 के बाद एंटर किए हैं उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये असम एकॉर्ड में जो लोग भाग के आए थे इसके पहले 1971 के पहले, वो यहीं से लोग थे। जब जनरल याहा खान उनको टॉर्चर कर रहे थे तो इंडिया के ऊपर उस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, और उनके ऊपर एक काफी दबाव आ रहा था कि किस तरीके से हम इस रेफ्यूजी क्राइसिस को रोके। बिकॉज आपको पता है ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट में हमारे बहुत प्रॉब्लम है। नॉर्थ ईस्ट के लोग हमेशा चाहते हैं कि लोग बाहर से ना आए, और अगर यही प्रोटेस्ट चलता तो बहुत ज्यादा लोग यहां से भाग कर जा रहे थे, तो नॉर्थ ईस्ट में फर्दर प्रॉब्लम होने की चांसेस थी। तो इंदिरा गांधी के ऊपर प्रेशर बना कि समथिंग हैज टू बी डन, बट शी वॉज वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू कम। इसी बीच जब लोग का ईस्ट पाकिस्तान से भागकर इंडिया आना था, उसी बीच में वेस्ट पाकिस्तान ने क्या किया, इंडिया के नॉर्थ पार्ट में, बिकॉज वेस्ट पाकिस्तान को लगा कि इंडिया हो सकता है शेख मुजीबुर रहमान और ईस्ट पाकिस्तान में वहां के लोगों को सपोर्ट करे, तो प्री एम्प्टिव मतलब इंडिया के इन्वॉल्व होने के पहले ही वेस्ट पाकिस्तान ने सोचा कि क्यों ना हम इंडिया के कॉन्फिडेंस को लो करें, इंडिया को डीमोटिवेट करें, इंडिया को एक नुकसान पहुंचाएं। तो वेस्ट पाकिस्तान ने एक प्री एम्प्टिव स्ट्राइक कर दिया इंडिया के नॉर्दर्न एरिया में। तो नॉर्दर्न टेरिटरी ऑफ इंडिया केम अंडर अटैक बाय वेस्ट पाकिस्तान, और यही मोमेंट का इंदिरा गांधी वेट कर रही थी। इंदिरा गांधी इसी मोमेंट का वेट कर रही थी। फिर क्या था, फिर इंदिरा गांधी ने उस समय के मिलिट्री जनरल मानिक शॉ को ऑर्डर दिया, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी इंटरवीन की, और इसके इंटरवीन करने से फाइनली वेस्ट पाकिस्तान हार गया, या पाकिस्तान आर्मी सरेंडर कर दिया। और इसी के बाद इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश इन 1971। इसी के बाद 1971 में जब पाकिस्तान आर्मी सरेंडर किया, इंडियन आर्मी इंटरफेयर किया, अपना एयरफोर्स आर्मी ईस्ट पाकिस्तान में भेजा, तो बहुत ज्यादा लाखों में पाकिस्तान की आर्मी ने सरेंडर किया, और वो जो संख्या थी जो पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर किया था, दैट वाज हाईएस्ट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। इसीलिए जब बांग्लादेश बना था तो इंडिया बांग्लादेश रिलेशन was at its best,
और इसलिए शेख मुजीबुर रहमान जब पहले प्रेसिडेंट बने बांग्लादेश के, तो वो कहे कि मेरे पूरे फॉरेन पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है टू हैव गुड रिलेशंस विद इंडिया। तो ये चीज इसीलिए समझना जरूरी है क्योंकि अगर आप देखेंगे कि शेख हसीना के टाइम पे भी इंडिया का रिलेशन काफी अच्छा था, वो यहीं से आ रहा है। आप देखेंगे कि शेख हसीना, जिसके खिलाफ अभी काफी दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा था विथ रिस्पेक्ट टू द रिजर्वेशन, वो भी यहीं से लिंक्ड है। बिकॉज रिजर्वेशन किसको था? रिजर्वेशन इन्हीं लोग का था जो वेटरन्स ईस्ट पाकिस्तान के लिबरेशन में लड़े हैं, उनके सन डॉटर या ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर्स को 30% रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये तमाम मुक्ति बाहिनी या इन लोग जो पाकिस्तान के अगेंस्ट लिबरेशन वॉर में पार्टिसिपेट किए थे, उन फैमिली के सन और ग्रैंडसन या डॉटर या ग्रैंड डॉटर को मिलेगा। ये शेख हसीना ने लाया। तो ये आप समझ सकते हैं बाय गोइंग इनटू हाउ द बांग्लादेश वाज क्रिएटेड। इसमें एक और चीज था, आपको पता है इस समय कोल्ड वॉर चल रहा था, और कोल्ड वॉर में आपको पता है कि कोल्ड वॉर में प्रॉक्सी वॉर्स थे। कोल्ड वॉर में यूएस और रशिया कभी डायरेक्टली नहीं लड़े, बट तीसरे कंट्री में जाकर वहां के लोकल लेवल पे वो लोग लड़ाई करते थे। तो क्योंकि ये कोल्ड वॉर का समय था और वेस्ट पाकिस्तान जो था वो यूएस के काफी करीब था, तो जब पाकिस्तान इस वॉर में, जब इंडिया इंटरफेयर कर चुका था, तो पाकिस्तान की हारने की संभावनाएं काफी बढ़ चुकी थी। तो पाकिस्तान ने एट द एंड जाकर यूएस से मदद मांगा। तो यूएस और ब्रिटेन की आर्मी ने एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा इंडिया के अगेंस्ट। जैसे ही इंडिया को यह पता चला, तो इंडिया में उस समय इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी, वो पहुंच गई रशिया के पास, सोवियत यूनियन के पास। और जैसे ही हम रशिया के पास पहुंचे, रशिया ने यूएस के, यूके के एयरक्राफ्ट कैरियर के अगेंस्ट अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भेजकर उसको इंटरसेप्ट किया, जिसकी वजह से वेस्टर्न एयरक्राफ्ट कैरियर को वापस जाना पड़ा। तो इस पूरे वॉर में द रोल ऑफ रशिया ऑल्सो इज वेरी रेलेवेंट फॉर इंडिया। और यहीं से स्टार्ट होता है इंडिया रशिया का फ्रेंडशिप। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि एवरी चाइल्ड इन इंडिया नोज दैट रशिया इज अ बेस्ट फ्रेंड बिकॉज रशिया इज द मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर। और वो जो ट्रस्ट है वो रशिया ने, उसका एक एग्जाम्पल यहां पे देखने को मिला था कि किस तरीके से रशिया ने हमें उस कठिन वक्त में आउटराइटली, डायरेक्टली सपोर्ट किया। तो यहां से बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ, और ये एक पार्ट हमें समझना था। नाउ वी विल मूव इनटू द हिस्ट्री आफ्टर बांग्लादेश वॉज क्रिएटेड। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 1971 के बाद। तो 1947 से 1971 तक ये चला। अब हम बात करेंगे सेकेंड फेज के बारे में, जो कि 1971 से 75 के बीच में था। तो 1971 में बांग्लादेश बन चुका था, और जब बांग्लादेश बना था उसमें क्योंकि इंडिया ने एक बहुत अहम रोल प्ले किया था, तो इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशंस वर वेरी गुड बिकॉज विचारधाराओं में सिमिलैरिटी थी। हमने ऑलरेडी बात किया कि अवाम लीग टॉक्ड अबाउट सेक्युलरिज्म, अवामी लीग टॉक्ड अबाउट सोशलिज्म, एंड अवामी लीग टॉक्ड अबाउट बंगाली नेशनलिज्म। सो ये इंडिया के लिए काफी ज्यादा एक अच्छी बात थी, और इसीलिए इंडिया बांग्लादेश का रिलेशन काफी अच्छा था। इसी समय शेख मुजीबुर रहमान इंडिया विजिट भी किए थे, और इनका कहना था कि फ्रेंडशिप विद इंडिया इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ बांग्लादेश फॉरेन पॉलिसी। सो इस समय इंडिया बांग्लादेश की रिलेशन अपने एक बेस्ट फेज से चल रही थी। लेकिन 1975 में ऐसा क्या हुआ? 1975 में कुछ मिलिट्री आर्मी के लोग शेख मुजीबुर रहमान के घर में घुस गए, और वहां पे उन्होंने असैसिनेट किया। सो 1975 में शेख मुजीबुर रहमान
who was the father of nation, who led the most pivotal role in the creation of Bangladesh, he was assassinated by a group of army. So 1975 में assassination of शेख मुजीबुर रहमान, ये आप देख सकते हैं कितना इंटरेस्टिंग चीज है साउथ एशिया में. गांधी, फादर ऑफ नेशन ऑफ इंडिया, assassinated. शेख मुजीबुर रहमान, father of Bangladesh, assassinated. This is how the complexity of politics in this subcontinent is. तो शेख मुजीबुर रहमान का assassination हो गया, और केवल शेख मुजीबुर रहमान का नहीं हुआ था, इनके पूरे फैमिली का हुआ था. लगभग 11 लोग का, लगभग 11 लोग शेख मुजीबुर रहमान के परिवार के मारे जाते हैं. और इनका एक छोटा सा बेटा जो 10 साल का था, वो भी इस assassination में मारा जाता है. So around 11 people of Sheikh Mujibur Rahman's family got assassinated in this military coup which happened in 1975. लेकिन 2 लोग शेख मुजीबुर रहमान के फैमिली से बच गए थे. एक थी शेख हसीना और दूसरी थी शेख रिहाना. ये दोनों इत्तेफाक से बच जाते हैं बिकॉज उस समय ये फ्लाइट में थे एंड दे वर ट्रैवलिंग टू यूरोप. ये यूरोप जा रहे थे, तो इत्तेफाक से ये उस समय, ये उस इंसिडेंट के समय थे नहीं, सो ये बच गए. उसके बाद शेख हसीना को जब ये इंसिडेंट पता चला तो ये काफी साल तक इंडिया में रही. तो शेख हसीना उसके बाद कई सालों तक इंडिया में रही. इंडिया ने उनको वेलकम किया, सपोर्ट किया, और उस समय कांग्रेस की सरकार थी. इसीलिए आप देखोगे कि अभी भी जब शेख हसीना इंडिया आती थी तो वो पर्सनली सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी या राहुल गांधी से मिलती थी. Because Sheikh Hasina had a very strong relation with the Congress family, because Congress Sarkar government at that point of time gave full support to Sheikh Hasina, allowed her to stay and took the most good care of her. So 1975 में एक बहुत टर्निंग पॉइंट लेता है बांग्लादेश की हिस्ट्री में, और यहां से इंडिया के लिए प्रॉब्लम आना अब स्टार्ट होता है. ये सारे चीज़ों को समझना ज़रूरी है इफ़ वी हैव टू कनेक्ट द डॉट्स एंड फाइनली रीच टू द करेंट इंसिडेंट. अदरवाइज एक भी लिंक छूटेगा तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड राइट इन अ प्रॉपर मैनर. अब बात आता है कि 1975 में वाई डिड दिस हैपन, क्यों शेख मुजीबुर रहमान को ही असैसिनेट किया गया. वाई शेख मुजीबुर रहमान वॉज असैसिनेटेड. इसके कई कारण हैं. पहला कारण है कि कोल्ड वॉर का समय था, और शेख मुजीबुर रहमान क्योंकि बांग्लादेश को बनाया गया था, तो पाकिस्तान कभी नहीं चाहता था कि ही शुड लिव. इसलिए पाकिस्तान, सऊदी, यूएस, ये लोग मिलके एक कॉन्स्पिरेसी रचा था कि किस तरीके से शेख मुजीबुर रहमान को खत्म किया जा सके. यह बहुत जरूरी था बिकॉज पाकिस्तान चाहता है कि बांग्लादेश में हमेशा रिलीजन एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्ले करे, ना कि लैंग्वेज. बिकॉज अगर लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्ले करेगा तो वो इंडिया के क्लोज हो जाएगा. लेकिन अगर बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में इस्लाम या रिलीजन का रोल ज्यादा होगा तो बांग्लादेश पाकिस्तान के ज्यादा क्लोज होगा. इसीलिए वो कभी नहीं चाहता था कि शेख मुजीबुर रहमान, Pakistan never wanted Sheikh Mujibur Rahman to live because Sheikh Mujibur Rahman was focusing on Bengali nationalism and secularism. तो कोल्ड वॉर कॉन्स्पिरेसी एक पहलू है. दूसरा पहलू है कि जो बांग्लादेश के लोग हैं, जो बांग्लादेश में आपके लोग हैं, they were not happy with Sheikh Mujibur Rahman's rule. They were not happy because उनका कहना था कि शेख मुजीबुर रहमान ने जिस आइडिया के बेसिस पे बांग्लादेश को बनाया था, आज वो इस आइडिया से अलग हो चुके हैं. वो कहते थे कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी होगा,
बांग्लादेश में लोगों के पास राइट्स होगा। बट इवेंचुअली हुआ क्या कि बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश की जो इकॉनमी है वो पहले से खराब थी, बिकॉज हमने देखा किस तरीके से वेस्ट पाकिस्तान में सारा फायदा पहुंचा और ईस्ट पाकिस्तान को नेग्लेक्ट किया गया था। सो शेख मुजीबुर रहमान एक खराब इकॉनमी को लिए थे और उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान को क्योंकि सोशलिज्म को फॉलो करते थे तो इकॉनमी उतने अच्छे से नहीं चल पाई। 1974 के समय एक बहुत बड़ा फेमीन आया, हजारों लोग मरे, लेकिन उस इकोनॉमिक क्राइसिस के बावजूद शेख मुजीबुर रहमान जो है वो इस चीज को रियली एड्रेस नहीं करना चाह रहे थे। रैदर वो जितने भी लोग जो शेख मुजीबुर रहमान और उनकी पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहे थे उन सब के अगेंस्ट उन्होंने कार्रवाई स्टार्ट कर दी और उन्होंने सारे पॉलिटिकल पार्टी को भी बंद कर दिया। तो वहां के जो लोग थे दे स्टार्टेड टू फील दैट शेख मुजीबुर रहमान हैज चीटेड अस, ही फॉट फॉर अस, ही फॉट फॉर डेमोक्रेसी, he fought for prosperity, he fought for human rights, and the same person is now violating our human rights. The same person is moving towards authoritarianism. आप देख सकते हैं ये सारे चीजें कुछ नई चीजें नहीं हैं, रादर ये सारे चीजें आज भी कुछ हद तक देखने को मिला है इस प्रोटेस्ट में। सो एक पॉलिटिकल डिस्कंटेंट था अगेंस्ट द शेख मुजीबुर रहमान, इसलिए वहां के लोग भी उनसे खफा हो गए थे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इस समय देखने को मिला था, अगर हम बात करें बांग्लादेश की इस्लाम और अगर हम बात करें पाकिस्तान का इस्लाम, 1970 के लगभग दोनों के इस्लाम के वर्जन्स काफी डिफरेंट थे। अगर पाकिस्तान में इस्लामिक प्रैक्टिसेस को देखा जाए तो वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट था और अगर बांग्लादेश में इस्लामिक प्रैक्टिसेस को देखा जाए तो वो काफी ज्यादा लिबरल था। लेकिन 1970 से के बाद ये चीजें काफी बदल गई और बांग्लादेश में भी जो इस्लाम है वो धीरे धीरे थोड़ा रैडिकल या थोड़ा रिजिड होने लगा। और वो क्यों होने लगा? बिकॉज ऑफ पाकिस्तान एंड सऊदी। बांग्लादेश के जो लोग थे वो इस्लामिक लोग थे, वो लिबरल थे, वो फ्लेक्सिबल डॉक्ट्रिन में भरोसा करते थे। लेकिन इवेंचुअली 1970 के बाद पाकिस्तान ने अपना वर्जन ऑफ इस्लाम बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया, बिकॉज पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि बांग्लादेश हार्ड कोर इस्लामिक कंट्री रहे, तभी वो इंडिया के अगेंस्ट रिटेलिएट या इंडिया के अगेंस्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और सऊदी ने कैसे सपोर्ट किया? क्योंकि आपको पता है सऊदी जो है वो एक सुन्नी देश है। इस्लाम में दो सेक्ट होते, एक होता है शिया और एक होता है सुन्नी। लगभग 85 to 90% मुस्लिम पीपल सुन्नी हैं, 10 से 15% लोग शिया हैं। प्राइमरली शिया की पॉपुलेशन आपको ईरान में देखने को मिलती है और प्राइमरली सुन्नी का पॉपुलेशन आपको दुनिया भर में देखने को मिलता है। इंडिया में देखने को मिलता है, पाकिस्तान एक सुन्नी कंट्री है, सऊदी एक सुन्नी कंट्री है। सुन्नी में भी फर्दर बहुत सारे स्कूल्स हैं। एक स्कूल जो सुन्नी में है वो है आपका वहाबिज्म। सुन्नी में बहुत सारा स्कूल है, हनाफी, वहाबिज्म। तो वहाबिज्म जो एक सुन्नी स्कूल है ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट इस्लामिक स्कूल है। ये इस्लामिक वे ऑफ प्रैक्टिसेस को बहुत स्ट्रिक्टली और रिजिडिटली मानते हैं। तो ये जो वहाबिज्म है ये ही तालिबान को इंस्पायर किया। जो तालिबान था वो भी इसी वहाबिज्म से निकल के आता है और सेम जो सऊदी है वो वहाबिज्म को एक्सपोर्ट किया बांग्लादेश में बाय क्रिएटिंग मदरसास। खूब सारे मदरसास बनाए गए, जिस तरीके से सऊदी ने पाकिस्तान ने मिलकर अफगानिस्तान में मदरसा बनाया और वहां पे वहाबिज्म आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट किया, सेम वही चीज आपको बांग्लादेश में किया गया। बहुत सारे लोग को वहाबिज्म में लाया गया एंड वहाबिज्म इज अ वेरी स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ इस्लाम। तो इस तरीके से जो बांग्लादेश की लोकल पॉलिटिक्स है, जो वे ऑफ लाइफ है, जो कि एक लिबरल वे ऑफ लाइफ में था, अब वो धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा स्ट्रिक्ट इस्लामिक वे ऑफ लाइफ की तरफ बढ़ा। इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था बनाई गई 1975 में, जिसका रोल इस प्रोटेस्ट में भी देखने को मिला, जमात इस्लामी, JEM।
सो जमात ए इस्लामी एक हार्डकोर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जो चाहती है कि बांग्लादेश जो है वो एक इस्लामिक राज्य बने, इस्लाम शुड बी ऑफिशियल रिलीजन और कुरान के हिसाब से इसको चलाना चाहिए। और जमात ए इस्लामी इसी समय 1975 में बना, ऑल्दो ये अभी बैंड है, बट जमात ए इस्लामी का एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इस प्रोटेस्ट में काफी बड़ा रोल प्ले किया था और ये हमेशा से प्रो पाकिस्तान, प्रो सऊदी इधर पे वो रहता था। सो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से शेख मुजीबुर रहमान को असैसिनेट किया गया। और 3 रीजंस हमने पढ़ा, कोल्ड वॉर, पॉलिटिकल डिस्कंटेंट, और इसी में हमने पढ़ा इकोनॉमिक क्राइसिस, एंड देन फाइनली हमने पाकिस्तान और सऊदी का वहाबिज्म आइडियोलॉजी को एक्सपोर्ट करना भी पड़ा। सो 1975 के दशक में लगभग ये चीज हो गया। अब अगर हम तीसरे फेज की बात करें 1975 टू 1991, 1975 टू 91 जो है, शेख मुजीबुर रहमान असैसिनेट हो चुके हैं, उनके फैमिली के लोग खत्म हो चुके हैं, शेख हसीना इस समय इंडिया में है और इस समय बांग्लादेश में एक मिलिट्री रूल है, इस्लाम का रोल बढ़ चुका है। शेख मुजीबुर रहमान के समय बंगाली आइडेंटिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब धीरे धीरे बांग्लादेश में इस्लामिक आइडेंटिटी ज्यादा बड़ा हो रहा है, इस्लामिक वे ऑफ लाइफ थोड़ा रेडिकल स्ट्रिक्ट हो रहा है जो पहले लिबरल था। सो अब धीरे धीरे इंडिया के लिए जो सिचुएशन है वो प्रॉब्लमेटिक बन रहा था। सो 1975 से 91 के बीच में मिलिट्री रूल रहा। इसी समय एक जनरल जियाउर रहमान हुआ करते थे, जनरल जियाउर रहमान रहते थे, जो शेख मुजीबुर रहमान जब असैसिनेट हो गए उसके बाद पावर इनके पास चला गया था और ये कुछ सालों तक पावर में रहे। फाइनली इनको भी असैसिनेट कर दिया गया। अब जनरल जियाउर रहमान को जानना क्यों जरूरी है? वो इसीलिए जरूरी है बिकॉज इन्होंने 1978 में एक पार्टी बनाया जिसका नाम था बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बीएनपी। बीएनपी पार्टी को भी जानना जरूरी है बिकॉज एक तरफ आपकी अवामी लीग है, बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में सबसे अहम पार्टी, तो दूसरी तरफ जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी है वो है बीएनपी। और इसी पार्टी को जनरल जियाउर रहमान ने बनाया। अब ये जो पार्टी है ये हमें क्यों जानना है? बिकॉज ये पार्टी की जो लीडर है उनका नाम है अभी इस समय खालिदा जिया, जिनका नाम आपने सुना होगा क्योंकि अब खालिदा जिया जो एक लीडर है वो कई सालों से जेल में थी, अब प्रेसिडेंट ने कहा है कि इनको रिलीज किया जाएगा। तो ये जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है जिसके करंट लीडर खालिदा जिया हैं, जो जेल में है, जिनको अब जब शेख हसीना भाग गई है बांग्लादेश से अब इनको रिलीज किया जाएगा, ये जनरल जियाउर रहमान की बेगम थी, वाइफ थी। तो इसीलिए खालिदा जिया को भी हमें जानना जरूरी हो जाता है बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में, क्योंकि हो सकता है क्योंकि अब इनको जेल से निकाला गया है तो हो सकता है कि ये शेख हसीना को रिप्लेस कर दे। ऑल्दो बहुत बीमारी और अब ये काफी वीक हो चुकी है, बट नो वन नोज। तो अगर हमें फ्यूचर में देखना है कि किस तरीके से इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस विल इवॉल्व, देन वी कैन ओनली नो दैट बाय अंडरस्टैंडिंग हु इज खालिदा जिया। सो खालिदा जिया जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से निकल के आ रही थी, और ये जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है इसको भी हमें समझना जरूरी है बिकॉज ऑन द वन हैंड यू हैव अवामी लीग। अवामी लीग हमने देखा कि वो सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म और बंगाली नेशनलिज्म को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है ये इस्लामिक नेशनलिज्म को सपोर्ट करते हैं। ये सेक्युलरिज्म में भरोसा नहीं करते हैं। So Bangladesh Nationalist Party is on complete different ideological footprint as that of the Awami League.
और क्योंकि ये इस्लामिक नेशनलिज्म और सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट बात करते हैं, इसीलिए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी दे आर प्रो पाकिस्तान। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है वो पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के लीडर से वो ज्यादा अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। तो इसीलिए जब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की बात आती है तो इंडिया के लिए यह प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि अगर फ्यूचर में खालिदा जिया व्हेन शी कम्स टू पावर, इट माइट हैपन दैट इंडिया बांग्लादेश रिलेशन विल डिटोरिएट। तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो प्रो पाकिस्तान रहते आए हैं। अब आगे बढ़ने के पहले हमें दो लीडर्स के बारे में समझ में आ गया। एक शेख हसीना जो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, वो अभी इंडिया में थी इस समय। दूसरे तरफ खालिदा जिया हैं जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अभी लीडर हैं लेकिन अभी जेल में हैं, एंड शी इज द वाइफ ऑफ जनरल जियाउर रहमान। 1975 से 91 के बीच में जनरल जियाउर रहमान जब पावर में थे, इनको भी एक मिलिट्री कूक में असैसिनेट कर दिया गया। ही वॉज ऑल्सो असैसिनेटेड। इसके बाद एक नए मिलिट्री लीडर पावर में आए, लेकिन 1985 के लगभग बाय 1985 things started to change. 1975 अभी भी हम इसी फेज में हैं। 1975 से 1991 के बीच में जब मिलिट्री रूल है, लेकिन इसी बीच में मिलिट्री रूल धीरे धीरे जब जनरल जियाउर रहमान चल बसे थे, इसके बाद मिलिट्री की कंट्रोल धीरे धीरे कम हो रही थी और लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए थे अगेंस्ट द मिलिट्री रूल। 1985 के लगभग मिलिट्री रूल काफी वीक हो चुका था। ये वीक इसलिए हो चुका था बिकॉज शेख हसीना जो इंडिया में थी, अब वो 1981 में बांग्लादेश आ चुकी थी। एंड eventually when she came to India, she became eventually when she came to Bangladesh, वो एक बहुत बड़ी लीडर बन गई। जो यूथ था बांग्लादेश का, वो स्टार्टेड टू लुक शेख हसीना एज अ वेरी इंपॉर्टेंट लीडर। आप देखोगे कि साउथ एशिया जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बट अगर आप साउथ एशिया के बारे में देखोगे तो साउथ एशिया हैज प्लेंटी ऑफ एक्सीलेंट, इंटेलिजेंट, करेजियस वुमेन लीडर्स। आप दो लीडर का नाम यहां देख ले रहे हो, खालिदा जिया अवामी लीग, शेख हसीना। इंडिया में इंदिरा गांधी, म्यांमार में जिन्होंने डेमोक्रेसी दिलाया ऑंग सैन सू की, पाकिस्तान में बेंजामिर भुट्टो। तो ये ऐसे तमाम लीडर्स हैं जो साउथ एशिया के इंपॉर्टेंट लीडर्स रह चुके हैं। अब 1985 तक समय चेंज हो गया था बिकॉज इस समय खालिदा जिया और शेख हसीना, इनका पार्टी अवामी लीग और इनके पार्टी बीएनपी, ये दोनों एक साथ आ गए और ये लोग एक साथ मिलिट्री रूल के अगेंस्ट मोर्चा खोल दिए कि अब मिलिट्री को वापस करो और बांग्लादेश में डेमोक्रेसी लाओ। ऑल्दो ये दोनों डिफरेंट थे, दोनों का आइडियोलॉजी अलग है। बीएनपी इस्लामिक नेशनलिज्म की बात करता है, अवामी लीग बंगाली नेशनलिज्म की बात करता है। बट उस समय हालात के हिसाब से इनको लगा कि इन दोनों को आपस में आ जाना चाहिए। एंड दे केम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट द मिलिट्री रूल ऑफ बांग्लादेश। एंड एवेंचुअली they were able to convert Bangladesh from a military ruled towards democracy, and 1991 में democracy got back in Bangladesh because of these two leaders। और इसीलिए 1990 के लगभग ये दोनों लीडर बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में काफी बड़े लीडर हुआ करते थे, दोनों रिस्पेक्टेड लीडर थे। अब इसके बाद से बांग्लादेश की हिस्ट्री चेंज हो जाएगी। तो एक हिस्ट्री आपको जानना था फ्रॉम 1947 टू 1971, दूसरा 1971 से 75, थर्ड 75 से लेके 91। अब हम लोग बात करते हैं 1991 से लेके 2007 तक। 1991 क्यों? बिकॉज यहीं से स्टार्ट होता है मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी।
मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। यहां से स्टार्ट होता है मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। 1991 में पहला फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है मिलिट्री कू के बाद, और 1991 से 1996 तक खालिदा जिया पावर में रहती हैं। 1996 से 2001 तक शेख हसीना पहली बार पावर में आती हैं और रहती हैं। 2001 से 2006 तक अगेन खालिदा जिया पावर में रहती हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, पहले खालिदा जिया पावर में रही, 5 साल कंप्लीट करके फिर शेख हसीना आई, फिर खालिदा जिया आई। तो आप देख सकते हो बांग्लादेश में जो दो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं वही आपस में कॉन्स्टेंटली स्विच करते रहते हैं पार्टी। कभी इनकी पार्टी आ जाती है बीएनपी की सरकार, कभी अवामी लीग की आ जाती है, इसके बाद वापस से अवामी लीग की पावर आ गई। तो इसीलिए बांग्लादेश के पॉलिटिक्स को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं बैटलिंग बेगम्स के हिसाब से। So sometimes to describe Bangladesh politics, we use the word कि Bangladesh politics is all about battling begums। दो बेगम हैं, इन्हीं का आपस में बैटल चल रहा है, कोई तीसरा लोग है ही नहीं। इसीलिए ये संभवतः है क्योंकि अब शेख हसीना वापस जा चुकी है, तो हो सकता है खालिदा जिया eventually comes to power। तो इस तरीके से इसके बाद मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी रहा। खालिदा जिया और शेख हसीना जो एक समय में एक होकर मिलिट्री रूल के अगेंस्ट लड़े, जब मिलिट्री रूल खत्म हो गया तो ये लोग आपस में ही लड़ने लगे। खालिदा जिया और शेख हसीना ये लोग आपस में लड़ने लगे क्योंकि आपको पता है कि दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। इस्लामिक नेशनलिज्म को ये सपोर्ट करती हैं और ये बंगाली नेशनलिज्म को। इसीलिए जब खालिदा जिया पावर में आई, खासकर इस समय 2001 से 2006 के समय इंडिया के लिए बहुत प्रॉब्लम बढ़ गई, बिकॉज 2001 से 6 के बीच में खालिदा जिया प्रो पाकिस्तान हो गई। बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लाइक लश्कर तौयबा, अल-कायदा जैसे ऑर्गेनाइजेशन संगठनों को बांग्लादेश ने पनाह दिया सो दैट दे कैन क्रिएट प्रॉब्लम टू अगेंस्ट इंडिया। तो ये जो 2001 से 6 के बीच का समय है जब खालिदा जिया पावर में थी, तो बहुत हालातें बिगड़ गई थी इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन में। फाइनली फिर 2007 के लगभग, क्योंकि इस समय अगेन इलेक्शन के ऊपर सवाल उठा कि इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं है। 2006 के बाद जो चुनाव था, वो चुनाव में बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए कि ये चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं था और लोग बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करने लगे। इस मौके का फायदा उठा के 2007 में वापस से मिलिट्री कू होता है। वापस से मिलिट्री कू होता है और मिलिट्री इस समय वापस से पावर में आ जाती है। लेकिन ये मिलिट्री कू काफी समय तक नहीं रहा। इवेंचुअली मिलिट्री आई, एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई और कहा कि वापस से हम इलेक्शंस को कंडक्ट करेंगे। सो 2009 के लगभग वापस से इलेक्शन होता है और इस इलेक्शन में खालिदा जिया की बीएनपी पार्टी हार जाती है और शेख हसीना पावर में आ जाती है। शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी पावर में आ जाती है और शेख हसीना की जो अवामी लीग 2009 में पार्टी में आई, उस समय से लेके 2024 तक, अभी कल तक ये सत्ता में थी। इसके बाद 4 टर्म्स तक शेख हसीना पावर में रही। लगातार 15 साल तक शेख हसीना पावर में रही, जिसकी वजह से शेख हसीना हैज बिकम द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना बन गई, बिकॉज पहले इन्होंने 5 साल था, अभी ये 15 साल से पावर में थी, तो टोटल मिला दो तो 20 साल तक शेख हसीना ने बांग्लादेश के पॉलिटिक्स के ऊपर अपना हुकूमत रखा है। तो 2001 से 6 के बीच में खालिदा जिया के समय जो इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस काफी खराब थी, खासकर नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी, पाकिस्तान का रोल, चाइना का रोल बांग्लादेश में, इस समय शेख हसीना के समय रिलेशंस काफी बेहतर था। साल पर साल रिलेशंस हमारा अच्छा होते गया और इसी को कहा जाता है कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस वर विटनेसिंग सोनाली अध्याय। सोनाली अध्याय मींस गोल्डन पीरियड। तो जिस तरीके से 1971-75 में शेख मुजीबुर रहमान के समय रिलेशन अच्छा था, 2009 के बाद शेख हसीना के समय भी इंडिया का बांग्लादेश के साथ रिलेशन अच्छा हुआ। कैसे अच्छा हुआ? 2015 में हमने एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया। जो लैंड बाउंड्री था उसको डिस्प्यूट समझौता किया। हमारा ट्रेड
जो कि पहले लगभग $1 बिलियन हुआ करता था, आज हमारा ट्रेड $18 बिलियन हो चुका है। हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में भी बहुत ज़्यादा क्लोज थे। पीपल टू पीपल कनेक्ट बहुत बढ़ चुका था। बहुत सारे ऐसे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हमने बनाए थे। तो बांग्लादेश और इंडिया का रिलेशंस काफ़ी अच्छा इस समय आपको कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा था। अगर हम इस साल की बात करें और पिछले लास्ट ईयर की बात करें तो पिछले साल लगभग 10 बार, एक साल में 10 बार प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ये लोग मिले हैं। इस साल शेख हसीना इंडिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी के ओथ सेरेमनी में भी आई थी और उसके कुछ दिनों बाद वापस वो इंडिया आई थी स्टेट विजिट के तौर पर। तो ये बताता है कि किस तरीके से शेख हसीना का बांग्लादेश और मोदी का इंडिया, दे हैड एन सोनाली अध्याय, द एक्सीलेंट, द गोल्डन पीरियड। तो 2009 से कॉन्स्टेंटली इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस हैव इंप्रूव्ड, ऑल्दो चाइना का भी इंफ्लुएंस बांग्लादेश में बढ़ा है, बट बांग्लादेश हैव ऑलवेज बीन सेंसिटिव टू इंडियाज इंटरेस्ट एंड बांग्लादेश हैज ट्राइड टू बैलेंस द रिलेशंस बट इट हैज नेवर ट्राइड टू एनॉयड इंडिया। और इसीलिए इंडिया के लिए शेख हसीना का पावर में होना बहुत जरूरी था। इसीलिए हो सकता है ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है इसके बाद इंडिया के रिलेशंस प्रॉब्लम में आ सकते हैं, बट उसके बारे में हम लोग बाद बात करेंगे, व्हाट इट कैन हैपन। बट अभी तक थिंग्स वर गोइंग गुड। अब इसके बाद हम लोग बिफोर गोइंग इनटू द इंसिडेंट व्हिच हैपेंड यस्टरडे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम लोग जान लेते हैं कि आखिरकार इंडिया को बांग्लादेश क्यों चाहिए, व्हाई बांग्लादेश मैटर्स फॉर इंडिया। बिकॉज आपको पता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देयर इज वन हार्श रियलिटी दैट यू आर फ्रेंड बिकॉज यू नीड समवन, यू नॉट फ्रेंड बिकॉज योर हार्ट सेज दैट ओके फाइन आई नीड टू बी फ्रेंड विद समवन, ओनली बिकॉज देयर इज अ कंपल्शन यू नीड टू बी फ्रेंड, एंड दैट इज द हार्श रियलिटी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसीलिए क्यों इंडिया के लिए बांग्लादेश में एक ट्रस्टेड पार्टनर होना जरूरी है, व्हाई बांग्लादेश मैटर्स फॉर इंडिया, ये हमें समझना जरूरी हो जाएगा। सो अगला चीज जो हम समझेंगे यहां पे कि व्हाई बांग्लादेश मैटर्स फॉर इंडिया। सो व्हाई बांग्लादेश मैटर्स फॉर इंडिया, ये हमें समझना है। अगर हम पहला चीज देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश इंडिया के लिए, वो है सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन नॉर्थ ईस्ट। कि नॉर्थ ईस्ट आपको पता है कि इंडिया के लिए एक ऑलरेडी एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है और वहां पे बहुत सारे ऐसे इंसर्जेंट्स हैं जो इंडिया में प्रॉब्लम क्रिएट करके या तो म्यांमार भाग जाते हैं या तो बांग्लादेश भाग जाते हैं। खालिदा जिया की सरकार के समय यही होता था, इंडिया में आर्मी को मारो और वहां भाग जाओ। तो इसलिए वहां के आर्मी का और वहां के पुलिस का सपोर्ट चाहिए अगर हम इंसर्जेंसी को खत्म करना चाहते हैं इन नॉर्थ ईस्ट। तो बांग्लादेश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज ओन एग्जिस्टेंस because Northeast and Jammu and Kashmir are the two important security challenges for India. And under Sheikh Hasina government, their army and their police have been highly cooperative with Indian army, and that has led to the decline in insurgency in the Northeast. दूसरा important है, और एक चीज और जो नॉर्थ ईस्ट में बात करना चाहते हैं कि कनेक्टिविटी। आपको पता है कि अगर आपको इंडिया से नॉर्थ ईस्ट में जाना है तो यू हैव टू क्रॉस द सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और वो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसको हम आम भाषा में चिकन स्नेक कहते हैं, वो एक बहुत ही छोटा सा स्ट्रिप है और वो क्योंकि चाइना के काफ़ी करीब है तो कभी भी इंडिया चाइना के वॉर के समय चाइना जो है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ब्लॉक कर सकता है, जिसकी वजह से इंडिया के लिए नॉर्थ ईस्ट जाना असंभव हो जाएगा। इसीलिए इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट जाने का एक दूसरा रूट कॉन्स्टेंटली बना रहा है, कुछ बन भी गए हैं, दैट इज वाया बांग्लादेश। बिकॉज अगर आप देखोगे सो दिस इज इंडिया, और अगर हम इंडिया से नॉर्थ ईस्ट जाना चाहते हैं सो दिस इज द सिलीगुड़ी कॉरिडोर विच इज वेरी क्लोज टू चाइना, एंड हेयर इज बांग्लादेश।
So if China blocks this Siliguri corridor, I can also reach northeast via Bangladesh. And that's why बहुत सारे ऐसे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, अखूरा, अगरतला, रेल लिंक एंड तमाम चीज. तो सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन नॉर्थ ईस्ट. देन एक्ट ईस्ट पॉलिसी. आपको पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2014 में लुक ईस्ट पॉलिसी को अपग्रेड करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी लॉन्च किया था. एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब इंडिया हैज टू फोकस ऑन ईस्ट. प्राइमरली एक्ट ईस्ट में आसियान कंट्रीज आते हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आते हैं, बट आसियान पहुंचेंगे हम बांग्लादेश के थ्रू. सो हेंस बांग्लादेश इज एक्ट्स एज अ ब्रिज. एक पुल की तरह बांग्लादेश है जो इंडिया को साउथ ईस्ट एशिया जाने में मदद करता है. So India's Act East या India's focus on ASEAN countries can only be possible via Bangladesh. Third importance है बांग्लादेश का इंडिया के लिए is बांग्लादेश मैरीटाइम लोकेशन. आपको पता है बांग्लादेश जो है वो बे ऑफ बंगाल, ये जैसे बांग्लादेश है तो ये बे ऑफ बंगाल है, और ये जो बे ऑफ बंगाल है ये आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है. क्यों बन चुका है? बिकॉज बे ऑफ बंगाल के थ्रू आप कहां पहुंच सकते हैं? इंडो पैसिफिक में. इंडो पैसिफिक वाले इलाके में जिसका सेंटर है आसियान. सो इफ एनीथिंग हैपेंस, अगर आप चाइना को इंडो पैसिफिक में रोकना चाहते हो तो यू हैव टू हैव इन्फ्लुएंस ओवर बे ऑफ बंगाल. बिकॉज बे ऑफ बंगाल में अगर आप अपना कंट्रोल खो देते हो तो चाइना कैन रीच द कोस्ट ऑफ इंडिया. तो जो आजकल हम लोग इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, विच इज प्राइमरली अ जियोपॉलिटिकल इमेजिनेशन टू काउंटर द बैलेंस और टू बैलेंस द राइज ऑफ चाइना, बे ऑफ बंगाल इज अ प्रीकर्सर टू इंडो पैसिफिक एंड हेंस इट एक्ट्स एज अ बफर. ये एक बफर की तरह काम करता है, और इस बे ऑफ बंगाल में बांग्लादेश हैज अ इंपॉर्टेंट जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड हेंस बांग्लादेश बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस इन द मैरीटाइम रीजन. तो ये जो है वो कॉन्टिनेंटल में, ये मैरीटाइम में हमारे लिए इंपॉर्टेंट जाता है. चौथा इंपॉर्टेंट है राय बैलेंस असर्टिव चाइना. बैलेंस असर्टिव चाइना. चाइना का जो आप देखोगे साउथ एशिया में जो प्रेजेंस है वो काफी बढ़ चुका है, और चाइना को रोकने में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री हो सकता है हमारे लिए वो है बांग्लादेश. बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज लाइक पाकिस्तान को अगर आप देख लो, नेपाल को आप देख लो, मालदीव्स को आप देख लो, श्रीलंका को आप देख लो, दे हैव बिकम टू मच डिपेंडेंट ऑन चाइना. सो इसीलिए अगर चाइना को assertiveness को रोकना है, then India has to play, because if India exits out of Bangladesh, that vacuum will be instantly occupied by China, and India can never let that happen. इसीलिए इंडिया जो है वो कॉन्स्टेंटली बांग्लादेश में अपना रिलेवेंस बना के रखता है. तो ये चार इंपॉर्टेंट चीज हैं कॉन्टिनेंटल चीजों के लिए, ये सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी नॉर्थ ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट. सी मैरीटाइम चीज के लिए मैरीटाइम लोकेशन बे ऑफ बंगाल and balance the assertive China. So for all these reasons, India needs Bangladesh. और इसीलिए बांग्लादेश में अब इतने उथल पुथल मचे हैं, तो आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि किसकी सरकार बनती है, क्या मिलिट्री रूल आता है या क्या खालिदा जिया की सरकार आती है. दोनों सरकार आए, हमारे लिए मतलब का बात है नॉर्थ ईस्ट, हमारे लिए मतलब का बात है एक्ट ईस्ट कनेक्टिंग आसियान कंट्रीज, हमारे लिए मतलब की बात है मैरीटाइम लोकेशन इन बे ऑफ बंगाल, एंड हमारे लिए बात है कि हाउ मच चाइना प्लेज अ रोल इन बांग्लादेश. एंड फिफ्थ जो कि एक और रीजन है, ऑल्दो अब इतना इंपॉर्टेंट रीजन नहीं रहा है, बस इतना रीजन नहीं रहा है इंपॉर्टेंट, बट क्योंकि अभी ये जो इतना प्रोटेस्ट वगैरह हुआ है और शेख हसीना को भागना पड़ा है, इसके बाद एक और हो सकता है इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्राइसिस.
सेम रेफ्यूजी क्राइसिस हमने देखा 1970s के दशक में हुआ था, जब जनरल याहा खान ब्रुटैलिटी कर रहे थे. सेम एक्सोडस of Bengali speaking people and also many Hindus is expected to happen after this particular incident which happened yesterday. तो इस इमिग्रेशन, क्योंकि ये इमिग्रेशन भाग के आएगा कहाँ? इंडिया. और इंडिया आएगा तो वापस से आप देखोगे असम में प्रोटेस्ट, नॉर्थ ईस्ट में प्रोटेस्ट, वेस्ट बंगाल में प्रोटेस्ट. तो इसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ सकता है. इसलिए इन 5 इंपॉर्टेंट चीजों के लिए बांग्लादेश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, और इंडिया कभी भी बांग्लादेश को अपने हाथ से नहीं जाने देगा. नेक्स्ट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ रिलेशन. इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन के क्या क्या पिलर्स हैं, क्या क्या चीजें हैं जो इंडिया बांग्लादेश को जोड़ता है, हम लोग कोऑपरेट करते हैं. पहला पिलर आप देख सकते हो इकोनॉमिक पिलर. इकोनॉमिक पार्टनरशिप इंडिया बांग्लादेश का काफी अच्छा है. इंडिया बांग्लादेश का जो बायलैटरल ट्रेड है अभी वो लगभग 18 से 20 बिलियन डॉलर के है, और उसमें जो ट्रेड सरप्लस है वो इंडिया का है, तो इंडिया के लिए फायदेमंद है. इंडिया बांग्लादेश अभी आपको पता होगा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो एक तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, उसके ऊपर भी ये लोग बातचीत कर रहे हैं. इंडिया बांग्लादेश ऑयल पाइपलाइन भी बनाया जा रहा है कि किस तरीके से बांग्लादेश में हम पाइपलाइन के थ्रू ऑयल को सप्लाई कर सके. बांग्लादेश जो है वो इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ऑन इलेक्ट्रिसिटी. लगभग 200,000 मेगावाट हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रतिदिन सप्लाई करते हैं बांग्लादेश को. सो बांग्लादेश की जो एनर्जी नीड्स है वो हम लोग फुलफिल करते हैं. तो इस तरीके से इकोनॉमिक पिलर जो है वो इंडिया बांग्लादेश का काफी स्ट्रांग है. और एशिया में इंडिया इज द डेस्टिनेशन वेयर बांग्लादेश एक्सपोर्ट्स द मैक्सिमम. पूरे एशिया में जहां सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट बांग्लादेश करता है वो है इंडिया. तो इसीलिए बांग्लादेश के लिए भी इंडिया का सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो एक है आपका इकोनॉमिक पिलर. दूसरा पिलर की अगर हम बात करें तो हम लोग बात करेंगे कि आपको कोऑपरेशन इन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स. बहुत सारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स ये दोनों कंट्री मिलकर बना रहे हैं. जैसे एक हो गया आपका अखूरा अगरतला रेल लिंक, मैत्री बंधन एक्सप्रेस. 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट है, मोंगला एंड चट्टोगांग पोर्ट बांग्लादेश में. तो वो पोर्ट त्रिपुरा यूज कर सकता है. इंडिया में स्टेट जो त्रिपुरा है, तो नॉर्थ ईस्ट से अगर हमें कुछ सामान बाहर एक्सपोर्ट करना है तो क्यों हम चेन्नई के पोर्ट से करें, क्यों ना बांग्लादेश जो बगल में पोर्ट है वहां से करें. सो बहुत सारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स दोनों के बीच में चल रहे हैं. पीपल टू पीपल टाइज है बहुत ज्यादा, बिकॉज ये सारे कल्चरली, एथनिकली, लिंग्विस्टिकली काफी ज्यादा सिमिलर हैं. तो इसीलिए पीपल टू पीपल टाइज भी बहुत अच्छा है. साथ साथ पे ये जो दोनों कंट्रीज हैं ये लोग बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आपस में कोऑपरेट करते हैं. सो देयर आर मेनी मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स में, मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पे ये लोग आपस में नेगोशिएट करते हैं, लाइक बिम्स्टेक, सार्क, यूनाइटेड नेशन. तो ये तमाम जगह ये सारे कंट्रीज जो हैं, आसियान रीजनल फोरम में भी, BBIN बांग्लादेश, भूटान, इंडिया. तो इस तरीके के बहुत सारे मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस में ये लोग आपस में अपने पॉलिसीज को कोऑर्डिनेट करते हैं. सो बहुत सारे पिलर्स हैं इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन में. इकोनॉमिक पिलर जैसे हमने बात किया, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, पीपल टू पीपल टाइज. बहुत सारे बांग्लादेश के स्टूडेंट्स इंडिया में पढ़ने आते हैं, इंडियन गवर्नमेंट बहुत स्कॉलरशिप देती है. आपको पता होगा दिल्ली में एक साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है
जहां पे बहुत सारे बांग्लादेश के स्टूडेंट्स इंडिया में आके पढ़ना चाहते हैं, पढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा बांग्लादेश के लोग इंडिया में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पे भी ये लोग आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। ये सारे पिलर्स जो हैं वो शेख हसीना की सरकार 2009 में आने के बाद से एवरी ईयर दे हैव ग्रोन, एवरी ईयर दे हैव ग्रोन। अब अगर हम बात करते हैं कि व्हाट आर द challenges in India बांग्लादेश रिलेशन, ये सब हम किस समय की बात कर रहे हैं? शेख हसीना जब बांग्लादेश में प्राइम मिनिस्टर थी, अब तो वो भाग चुकी हैं, उस पे हम लोग बाद में आएंगे। अभी हम लोग ये सारा एनालिसिस जो कर रहे हैं, इसमें पिलर्स, चैलेंजेस, ये 2009 से लेकर 24 तक की कहानी है। अगर हम बात करें 2009 से 24 के बीच में क्या क्या चैलेंजेस थे इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन में, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज था चाइना, क्योंकि चाइना का बांग्लादेश में जो एक प्रेजेंस है वो बहुत बढ़ गया है। आपको पता होगा रिसेंटली शेख हसीना जब इंडिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी की ओथ सेरेमनी में आई थी, उसके बाद वापस से स्टेट विजिट पे आई थी, उसके जस्ट बाद वो चाइना भी विजिट की, जहां पे बहुत ज्यादा उनके बीच में डील्स, पार्टनरशिप साइन हुए। अगर हम बात करें कि इंडिया बांग्लादेश का बायलैटरल ट्रेड वो लगभग $18 बिलियन है, लेकिन अगर यही बांग्लादेश चाइना की बात करें तो वो लगभग 25 से 30 बिलियन डॉलर है, जिसकी वजह से बांग्लादेश हाईएस्ट और लार्जेस्ट बायलैटरल ट्रेडिंग पार्टनर इज नॉट विद इंडिया, इट इज विद चाइना। सेकेंड, बांग्लादेश चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया है और बांग्लादेश में बहुत सारे पोर्ट्स को चाइना डेवलप कर रहा है। अभी रिसेंटली आप देखे होंगे पद्मा रेल लिंक सी ब्रिज, जो सी के ऊपर एक ब्रिज बनाया है, पद्मा ब्रिज, फ्रेंडशिप ब्रिज जिसको कहते हैं, वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है चाइना के BRI के अंदर जो बांग्लादेश में एग्जीक्यूट किया गया है। लगभग $25 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट चाइना ने बांग्लादेश को दिया है, इंडिया 8 से 10 बिलियन डॉलर दिया है। तो इस तरीके से चाइना जो है, क्योंकि पहले बांग्लादेश जो है वो केवल इंडिया के साथ कल्चरल बेसिस पे रिलेशन बना रहा था, बट आज जो है बांग्लादेश जो है वो इंडिया के साथ अपने कल्चरल रिलेशन को तो बना के रखा है, लेकिन बांग्लादेश नाउ हैज स्टार्टेड टू लुक टुवर्ड्स चाइना फॉर इट्स इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन, बिकॉज इकोनॉमिक हेल्प जो चाइना का है, जो चाइना मदद कर सकता है बांग्लादेश की, वो इंडिया नहीं कर सकता है। इसीलिए बांग्लादेश जो है वो अब कहता है कि इंडिया इज अ पॉलिटिकल फ्रेंड बट चाइना इज अ इकोनॉमिकल फ्रेंड। इसीलिए बांग्लादेश और चाइना का जो रिलेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ा है रीसेंट टाइम्स में। और जो चैलेंजेस है हमारे बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, वो है हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर। आपको पता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में जहां पे रिलीजियसली परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज, जो माइनॉरिटीज हैं जिनको रिलीजन के आधार पर परसिक्यूट किया जा रहा है, 3 कंट्रीज में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, अगर वो इंडिया 2014 के पहले आए हैं तो उनको सिटीजनशिप थोड़ा आसान वे से मिलेगा। यही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का आधार है। तो इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बाद बांग्लादेश में काफी प्रोटेस्ट जमा कि इसका यह मतलब है कि भारत सरकार यह मानती है कि बांग्लादेश में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं इनको प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। तो इसीलिए CAA के बाद काफी ज्यादा प्रोटेस्ट बांग्लादेश में इंडिया के खिलाफ आ गया। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि आप देखोगे बहुत जगह ये चीज देखने को मिली है, वो है एंटी इंडिया सेंटीमेंट। एंटी इंडिया सेंटीमेंट। जब बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर इस साल इलेक्शन जीती थी शेख हसीना, तो उसके बाद बहुत ज्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूब और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे कहना था कि ये सब जो बांग्लादेश में चल रहा है, हम लोग बात करेंगे क्या चल रहा है, उस सारे चीजों में इंडिया का एक बहुत बड़ा हाथ है। वहां के लोगों का यह मानना है कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया के हाथों में बिक चुका है। शेख हसीना जो है वो कंप्लीटली इंडिया कंट्रोल्ड है। इंडिया बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस, इंटरफेयर करता है, और इसी के खिलाफ वहां पे एंटी इंडिया कैंपेन बहुत ज्यादा चला। सेम चीज लास्ट ईयर के चुनाव मालदीव्स में देखने को मिला था।
नेपाल में ये चीज देखने को मिला है, पाकिस्तान में पहले से था, भूटान में भी अब धीरे धीरे एंटी इंडिया फीलिंग आ रही है, म्यांमार में भी पहले से था। तो यही प्रॉब्लम होता है जब छोटे कंट्रीज बड़े कंट्रीज को एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज करते हैं। तो वहां पे जो राइवल फैक्शंस थे शेख हसीना के, वो एंटी इंडिया कैंपेन चलाना स्टार्ट किए थे, जिसकी वजह से इंडिया को वहां के लोग, जो पब्लिक परसेप्शन था, वो दिन पर दिन आपका डिक्लाइन हो रहा था। बाकी चैलेंजेस है इकोनॉमिक चैलेंजेस। अभी तक दोनों कंट्री के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। इंडिया आसियान का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इंडिया जापान का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इंडिया ने रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, यूएई के साथ किया। जब इतने महान महान कंट्री के साथ आप कर रहे हो तो बगल के पड़ोसी देश के साथ आपने एफटीए नहीं किया है। सो दैट इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। एंड इमिग्रेशन हैज ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम। जिस तरीके से अमेरिका मेक्सिको में, अमेरिका के लिए मेक्सिको एक प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ द मास एक्सोडस ऑफ पीपल फ्रॉम मेक्सिको टू यूएस, सेम इज बांग्लादेश प्रॉब्लम फॉर इंडिया, लॉट ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया। सो ये कुछ मेजर इरिटेंट्स रहे हैं रिलेशनशिप के बीच में इस 2009 से लेकर 24 शेख हसीना के काल में। और ये सारे चीजें जो थी ये पहले से थी, ये अभी रिसेंटली जब 2020-22 की बात करें कोविड के बाद, ये सारे प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ गए हैं। अब 2024 तक का हमने पढ़ा। सो वी हैव स्टडीड इंडिया बांग्लादेश, और पैरेलली हम लोग बांग्लादेश के इनर पॉलिटिक्स को भी समझ रहे हैं। एंड वी हैव ब्रोकन डाउन इनटू पार्ट 1947 to 71, 71 to 75, 75 to 91, 91 to 2009, 2009 to 2024। अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट पार्ट पे, जो कि करंट इंसिडेंट हुआ 2024 5 अगस्त 2024 में, जब अचानक न्यूज आता है कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और उनकी बहन शेख रिहाना, वो दोनों आर्मी के हेलीकॉप्टर के द्वारा उनको बांग्लादेश से भागना पड़ता है। वो सबसे पहले अगरतला में लैंड करती हैं, उसके बाद दिल्ली आती हैं, और अब ये एक्सपेक्टेड है कि शी हैज अप्लाइड फॉर असाइलम इन लंदन और फिनलैंड। तो इसके बाद उनका अगला जर्नी होगा वहां पे, और उनके जो बेटे हैं उनका कहना है कि नाउ शेख हसीना विल नेवर एवर पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिक्स ऑफ बांग्लादेश। सो एक तरीके से शेख हसीना की पॉलिटिकल जर्नी अब इससे समाप्त हो चुकी है। अब यहां पे हम लोग को बात करना है कि आखिरकार वो लीडर जो दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल लीडर हैं, जो 20 साल पावर में रही, जिनको आयरन लेडी ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि उनको बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा। बहुत लोग बांग्लादेश में इसको बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। जो वहां के एक बहुत फेमस नोबेल लॉरिएट है मोहम्मद यूनुस, जो ग्रामीण बैंक के फाउंडर हैं, उनका कल इंटरव्यू में कहना था कि दिस इज द सेकेंड लिबरेशन। फर्स्ट लिबरेशन वॉज फ्रॉम पाकिस्तान, सेकेंड लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश हैज हैपेंड फ्रॉम शेख हसीना। सो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इतना ज्यादा प्रोटेस्ट बढ़ गया कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा। तो उसके रीजंस क्या हैं, उसका इंडिया पे इंपैक्ट क्या होगा, इंडिया कर क्या सकता है, और फ्यूचर ऑफ बांग्लादेश किस तरीके से बढ़ सकता है, इन सारे चीजों को हम लोग अब लास्ट पार्ट में यहां पे समझने का काम करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट आर द रीजंस व्हाई डिड स्टूडेंट्स, खासकर इस पूरे मूवमेंट में अगर आप देखोगे तो स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा रोल है। जो अवामी लीग, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट और स्टूडेंट मूवमेंट से बनी, आज वही स्टूडेंट मूवमेंट अवामी लीग को खत्म कर दिया। तो क्या रीजंस हैं? अगर इसको हम लोग समरी देखें, हम लोग एक एक करके रीजंस की बात करेंगे, बट अगर इसका हम समरी देखें तो इसको हम कह सकते हैं सिंपल, प्रेशर कुकर सिंड्रोम। प्रेशर कुकर सिंड्रोम प्लस जियोपॉलिटिक्स, ये दो चीज थे, स्ट्रक्चरल चीजें थे जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट
हुआ। इंडिविजुअल रीजंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, बट ये दो सबसे इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से ये चीज हुआ। अगर प्रेशर कुकर सिंड्रोम की बात करें, प्रेशर कुकर आप देखे होंगे, प्रेशर कुकर में वॉल्व होता है, जब सीटी बजता है तो प्रेशर निकल जाता है और प्रेशर कुकर नहीं फटता है। लेकिन अगर आप उसी वॉल्व को ब्लॉक कर दो और प्रेशर रिलीज ना कर पाए उस कुकर से, तो इतना ज्यादा प्रेशर अंदर बिल्ट होगा कि वो प्रेशर कुकर फट जाएगा। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इन क्लोज्ड सोसाइटीज। क्लोज सोसाइटीज मतलब जो बंद पड़ी हैं, जहां पे फ्रीडम नहीं है। जैसे आप मान लो इंडिया में 2014 से कॉन्स्टेंटली बीजेपी की एब्सोल्यूट गवर्नमेंट थी, 2019 में और ज्यादा मेजॉरिटी से आई, बट 2024 में बीजेपी गवर्नमेंट को कोalition पार्टनर्स की जरूरत पड़ी। इसका ये सिंबल मतलब है कि पीपल वर नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई पीपल हैव नॉट वोटेड इन दैट मैनर। So that is the beauty of democracy or open society, where people are able to express their anger. गवर्नमेंट को हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, तो लोगों का प्रेशर, लोगों का जो गुस्सा है वो एक्यूमुलेट नहीं होता है, वी आर एबल टू रिलीज इट। बट क्लोज सोसाइटी में जहां पे आपके पास ना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जहां पे ना आप सरकार को बदल सकते हो, जहां पे ना आप अपने गुस्से को एक्सप्रेस कर सकते हो, वैसे केसेस में प्रेशर बनता है। और अचानक जब इतना ज्यादा लोगों का गुस्सा, आक्रोश बढ़ जाता है, तो वो एकाएक फूटता है और फूट कर रिवॉल्यूशन आता है, और रिवॉल्यूशन में तख्ता पलट होती ही होती है। इसीलिए क्लोज सोसाइटी में जहां पर डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ह्यूमन राइट्स, ये सब नहीं होता है, सो दोज कंट्रीज, दोज सोसाइटीज सफर फ्रॉम प्रेशर कुकर सिंड्रोम। सेम चीज श्रीलंका में हुआ, सेम चीज आपका पाकिस्तान में हो सकता है प्रोबेबली, और सेम चीज आपका अभी बांग्लादेश में भी हुआ। सेकेंड रीजन है जियोपॉलिटिक्स। बहुत सालों से यह प्रयास किया जा रहा था पाकिस्तान का कि किसी तरीके से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया जाए, और जिस जमात इस्लामी की हमने बात किया था शुरू में, जमात इस्लामी एक संगठन है, इसके अलावा और भी बहुत सारे संगठनें हैं जो इस काम करती हैं। इन सारे संगठनों को आईएसआई का बहुत बड़ा सपोर्ट है, फंडिंग के हिसाब से, वेपन्स के हिसाब से। तो ये देखा गया कि इसमें और भी बाकी कंट्रीज शामिल हैं। चाइना भी एक्सपेक्टेड, बिकॉज ऑल्दो शेख हसीना जो हैं, शी हैज ट्राइड टू मेक इंडिया एज इट्स पॉलिटिकल फ्रेंड एंड इकोनॉमिकल फ्रेंड एज चाइना, और दोनों को वो साथ लेके चली हैं, बट कहीं ना कहीं शेख हसीना हैज बीन प्रो इंडिया। तो चाइना, पाकिस्तान इस लार्जर जियो पॉलिटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस चीज को होने में। तो ये दो स्ट्रक्चरल रीजंस हैं। दिस इज द डोमेस्टिक रीजन एंड दिस इज द एक्सटर्नल रीजन। इंटरनल और एक्सटर्नल रीजन, ये दोनों रीजन मिलके आज ये चीज हमें देखने को मिला है। अब जियोपॉलिटिक्स तो समझ में आ गया, ये तो आप रिलेट कर ही सकते हो। जब हमने पढ़ा बांग्लादेश के हिस्ट्री में किस तरीके से पाकिस्तान इस्लामिक नेशनलिज्म को बढ़ाता है, जमात इस्लामी और ऐसे तमाम संगठनें हैं, चाइना फंडिंग और प्रोपोगेंडा को बढ़ाने में मदद करता है। इंटरनल रीजंस की बात करते हैं, क्या हुआ। बहुत लोग कहते हैं कि प्रोटेस्ट जो स्टूडेंट कर रहे थे अगेंस्ट रिजर्वेशन, वो तो एक बर्स्ट था, सडन बर्स्ट था, लोगों का आक्रोश था। बट ये आक्रोश ये बहुत चीजों का था जो दिन पर दिन, सालों सालों एक्यूमुलेट हुआ था। वो एक ट्रिगरिंग पॉइंट बना जब बांग्लादेश के हाई कोर्ट में कोटा सिस्टम को वापस मिलाया गया, तो वो एक ट्रिगर पॉइंट बना। बट ये जो एंगर था लोगों का, ये कई सालों से एक्यूमुलेट हो रहा था। तो अब हम अगर रीजन समझें कि व्हाट वर द रीजंस फॉर दिस होल इशू, पहला रीजन था आपका कि डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग। इसी को आज के हिंदू अखबार में लिखा गया पैराडॉक्स ऑफ शेख हसीना, कि शेख हसीना का एक पैराडॉक्स है। एक तरफ शेख हसीना ने इकोनॉमी की व्यवस्था बहुत इंप्रूव की है। आपको पता है बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज्यादा हो गया है। बांग्लादेश ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत आगे बढ़ा है। तो एक तरफ बांग्लादेश हैज सीन
a journey where its economic success has been an outlier. But दूसरी तरफ अगर हम देखें बांग्लादेश में इकोनॉमिक सक्सेस हैज नॉट कम विथ डेमोक्रेसी. इनफैक्ट डेमोक्रेसी काफी ज्यादा दिन सालों साल डिक्लाइन हुआ है, बैकस्लाइडिंग हुआ है. ह्यूमन राइट्स वायलेशन, कोई भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं. 2009 से कॉन्स्टेंटली एक ही सरकार चली आ रही है. जो खालिदा जिया बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की हैं वो जेल में है और तमाम 10,000 बीएनपी के लीडर्स जेल में हैं. फ्री मीडिया को खत्म कर दिया गया है. वहां के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर शेख हसीना का बहुत ज्यादा कंट्रोल है. तो इस तरीके से लोग जो है वो शेख हसीना को डिक्टेटर कहने लगे. अगर आप इस प्रोटेस्ट का देखोगे स्लोगन, तो उस स्लोगन में था 1 2 3 शेख हसीना इज अ डिक्टेटर, अथॉरिटेरियन रूल. मोहम्मद यूनुस नोबल लॉरिएट कहते हैं. तो इस तरीके से पीपल वर हाईली स्केप्टिकल, पीपल वर नॉट एट ऑल हैप्पी विद द वे एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट हैज सीन कंप्लीट इरोजन ऑफ ऑल दोज डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स फॉर विच अवामी लीग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एडवोकेटेड फॉर. तो इसी के बाद से डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग आपका होना स्टार्ट हुआ. सो दिस वॉज द वन वेरी इंपॉर्टेंट रीजन अबाउट दिस थिंग. सेकेंड, इस्लामिक नेशनलिज्म. ये एक बहुत, हमने पहले ही बात किया था कि किस तरीके से 1970 में लिबरल इस्लामिक वैल्यूज को फॉलो किया जाता, धीरे धीरे वो रिजिड हुआ. रिसेंटली ये देखने को मिला है कि बांग्लादेश में जो इस्लामिक और इस्लामिक आइडेंटिटी है वो बंगाली आइडेंटिटी से काफी ज्यादा सुपीरियर हो चुकी है. और वहां पे जो इस्लाम जिस तरीके से प्रैक्टिस किया जा रहा है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिला है. इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है जो इस चीज को प्रोपोगेट करती है वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी तो है ही, लेकिन जमात इस्लामी, जिसके स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इस पूरे प्रोटेस्ट में काफी बड़ा रोल प्ले किए. और ये जो इस्लामिक नेशनलिज्म बढ़ा है रिसेंटली, उसमें बहुत हद तक इंडिया का भी रोल है. बिकॉज जिस तरीके से इंडिया का इमेज बांग्लादेश में दिखाया गया कि इंडिया में तो बीजेपी पार्टी आ चुकी है, एक हिंदू राइट विंग पार्टी आ चुकी है, तो बांग्लादेश में इस तरीके का परसेप्शन बना कि बांग्लादेश के मीडिया और बांग्लादेश में बहुत सारे लोग लगे कि इंडिया में तो देखो ऐसा हो रहा है, वहां पे मुस्लिम्स को टॉर्चर किया जा रहा है. तो इसीलिए बांग्लादेश में भी आपको यह कहा गया कि जो शेख हसीना इंडिया से दोस्ती कर रही हैं वही इंडिया जो वहां के लोगों के हिसाब से मुस्लिम्स के अगेंस्ट टॉर्चर कर रहा है. तो इसीलिए इस्लामिक आइडेंटिटी और इस्लामिक वैल्यूज बहुत स्ट्रांग हो गए और इसीलिए शेख हसीना का इंडिया के साथ रिलेशन रखना उनके लिए भी महंगा पड़ा. बिकॉज ये हमने ऑलरेडी बात कर रखा है, जो थर्ड चीज बनेगा एंटी इंडिया सेंटिमेंट. एंटी इंडिया सेंटिमेंट ये पहले से चला रहा था, रिसेंटली बहुत ज्यादा बढ़ गया है ये. और शेख हसीना का आप देखोगे लास्ट ईयर 10 बार मिलना प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, इस बार स्टेट विजिट पे आना, तो ये काफी ज्यादा वहां के लोगों को अच्छा नहीं लगा. इसलिए जैसे जैसे शेख हसीना इंडिया से क्लोज थी वैसी वैसी वो वहां पे लोग जो है और वो उस चीज को समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है अंदर में. और ये इसलिए नहीं समझ पा रही बिकॉज क्लोज सोसाइटी के साथ यही होता है, आपके पास वो टूल्स नहीं होते हैं जिसके थ्रू आप लोगों को समझ सको, बिकॉज यू हैव क्लोज्ड ऑल दैट मीन्स टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन विद द पीपल, एंड सडनली वन डे पीपल आउटबर्स्ट कम एंड यू आर थ्रोन अवे फ्रॉम द पावर. फोर्थ रीजन है इकोनॉमिक क्राइसिस. तो बांग्लादेश शेख हसीना के एरा में काफी ज्यादा प्रोग्रेस किया है, वी हैव सीन दैट, बट पैंडेमिक के बाद से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अनएम्प्लॉयमेंट अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है और फॉरेक्स रिजर्व बांग्लादेश का काफी कम हो गया है. सो इसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस, और आपको पता है कि जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा तो रिलीजन का रोल बढ़ जाता है. हिटलर बेस्ट एग्जांपल, not on religion but on the culture. So anytime when people are in an economic distress, economic crisis, you need a leader who can make you happy, and that time the role of religion, culture, nation, all those comes into picture. तो ये चारों चीज जो थे वो आपके काफी सालों से चल रहे थे और लोग खफा थे, लोग वर रेडी टू रिवोल्ट. They were just waiting for that trigger point.
जैसे 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ मुक्ति बाहिनी के द्वारा, बहुत सालों से एंगर था, अचानक रिवोल्ट हुआ। दिस वॉज द सेम थिंग हैपनिंग। डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग 2009 से शेख हसीना के समय हो रहा था। सारे ऑपोजिशन लीडर खत्म, नो ह्यूमन राइट्स, नो फ्रीडम, नो फ्री मीडिया, नो सुप्रीम कोर्ट, नथिंग। इस्लामिक कार्ड बढ़ रहा था धीरे धीरे। पाकिस्तान और सऊदी और इन सारी कंट्रीज का बहुत बड़ा रोल था यहाँ। एंटी इंडिया सेंटिमेंट बढ़ रहा था बिकॉज ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट हुआ। मुस्लिम के मॉब लिंचिंग के केसेस जो मीडिया में दिखलाए जाते हैं, बढ़ा चढ़ा के वहां के लोगों का परसेप्शन लगा। इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ पैंडेमिक की वजह से, एंड ऑल दोज थिंग वर हैपनिंग। और इसके बाद आया कोटा रिजर्वेशन। दिस बिकेम द ट्रिगर पॉइंट। दिस बिकेम द ट्रिगर पॉइंट। तो ये रिजर्वेशन क्या था? रिजर्वेशन बेसिकली बहुत पहले से चला रहा था, 1972 से चला रहा था ये। 1972 में जब शेख मुजीबुर रहमान पावर में आए थे तो उन्होंने कहा था कि सरकारी जॉब्स में 30% का आरक्षण होगा उन परिवारों का जो परिवार 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में पार्टिसिपेट किए थे। इसके बाद बांग्लादेश में खूब प्रोटेस्ट हुआ बिकॉज ये मैक्सिमम लोग जो पार्टिसिपेट किए थे वो अवामी लीग के थे। तो बाकी लोग को लगा कि मैक्सिमम फायदा अवामी लीग को होगा और ये पॉलिटिकल वोट बैंक है केवल। इसको 2018 तक सस्पेंड रखा गया। उसके बाद वापस शेख हसीना इसको लाई, वापस प्रोटेस्ट के बाद बंद कर दिया गया इसको। दिस ईयर, इस साल वहां के हाईकोर्ट ने इस कोटा सिस्टम को वापस से रिस्टोर कर दिया कि 30% का आरक्षण होगा उन फैमिलीज के लिए जो बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर में पार्टिसिपेट किए थे। उसके बाद स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट मचा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको सस्पेंड कर दिया कि अब ये लागू नहीं होगा। मैक्सिमम लोग का ये कहना था कि ये जो है शेख हसीना का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये सब इन्हीं का है। हाई कोर्ट अपने आप नहीं लाया, हाई कोर्ट से जानबूझकर शेख हसीना ने लाया था बिकॉज शेख हसीना को सपोर्ट चाहिए था। मैक्सिमम लोग, शेख हसीना को पता चल चुका था कि मैक्सिमम लोग उनको सपोर्ट तो कर नहीं रहे हैं, तो आखिरकार शेख हसीना अपने अवामी लीग के हार्डकोर सपोर्टर को कैसे इन्फ्लुएंस कर पाएगी। तो इसके लिए उन्होंने ये डेस्परेट स्टेप लिया था। लेकिन शेख हसीना को किसी ने सलाह नहीं दिया था कि लोग ऑलरेडी खफा थे, और ये तो एक छोटा सा बात था। सुप्रीम कोर्ट ने तो इसको सस्पेंड भी कर दिया, बट लोग जब एक बार रिवॉल्यूशन चालू कर चुके थे, सो दे डिड नॉट बैक आउट। ठीक है, एंड देन दिस थिंग हैपेंड। और इसके बाद आपका ये पूरा जो चीज है होगा, एंड इट डिडंट स्टॉप। लोग अब काफी ज्यादा एग्रेशन हो चुका था, एंड पीपल वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग। दे ओनली हैड वन डिमांड कि शेख हसीना शुड बी थ्रोन आउट ऑफ पावर। बट शेख हसीना इस चीज को समझ नहीं पाई, और लोग जब बहुत प्रोटेस्ट किए, और फाइनली ट्रिगर क्या हुआ कि ये जब चीजें हो रही थी, शेख हसीना ने आर्मी को रिक्वेस्ट किया कि आर्मी शुड स्टेप इन। आर्मी का एक रोल बांग्लादेश में बहुत बड़ा है। आर्मी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन बांग्लादेश। और जब ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था तो आर्मी न्यूट्रल था। आर्मी वॉज प्लेइंग अ न्यूट्रल थिंग। आर्मी कुछ ज्यादा चीजें नहीं कर रहा था। लेकिन इस फ्राइडे को ये देखने को मिला कि आर्मी के जो लास्ट चीफ थे, उनका ये कहना था, उनका फेसबुक पे जो पोस्ट था और उनका जो प्रोफाइल पिक्चर था, वो उस प्रोटेस्ट के सपोर्ट में था। ये पता चल चुका था कि फ्राइडे तक आर्मी भी जो है वो इस मूवमेंट के साथ जुड़ चुकी है। ये शेख हसीना के लिए मुसीबत हो चुका था, बिकॉज शेख हसीना को पता था कि अगर आर्मी का सपोर्ट वो खोती है, आर्मी अगर उधर चला जाता है, तो फिर उनको बचाना बहुत मुश्किल होगा। और फ्राइडे तक ये मूड क्लियर हो चुका था कि आर्मी इज नाउ ट्राइंग टू बी इन सपोर्ट ऑफ द मूवमेंट। और इसीलिए जब मंडे तक प्रोटेस्ट का नारा लगा, मार्च टू ढाका, ढाका चलो, और सारे बैरिकेड्स को वो तोड़ दिए, पुलिस को उन्होंने ब्रीच किया, और वो कुछ ही समय में बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टरियल पैलेस में वो जाना चाह रहे थे, घुस सकते थे। उसके कुछ ही समय पहले उनको वहां से रेस्क्यू करके भगा दिया गया। सो ये कुछ रीजंस हैं, और इन सारे रीजंस में जो एक्सटर्नल रोल रहा है वो पाकिस्तान का रहा है, वो चाइना का रहा है, और इन सारे कंट्रीज का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। वहाँ के लोकल पार्टी जमात इस्लामी, ISI, इनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है इन सारे चीज़ों को करने में। अब इस प्रोटेस्ट के बाद जब शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ दी, उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो चुका,
इंडिया का इस पूरे इशू के ऊपर अभी तक ऑफिशियली कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट नहीं आया है, बिकॉज बहुत ज्यादा टर्बुलेंस है। तो वेट एंड वॉच पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय, बिकॉज कुछ भी हो सकता है। सो दैट्स वाई ऑल्दो इंडिया के लिए एक सेटबैक तो है, बिकॉज शेख हसीना, द वैनगार्ड ऑफ इंडियाज गुड रिलेशन विद बांग्लादेश, इज नो मोर देयर। But India does not know how to react at this moment because nothing is clear. Because अभी क्या हुआ है कि इंटरिम गवर्नमेंट, वहां के जो मिलिट्री चीफ हैं, उनका कहना है कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाया जाएगा। अब वो इंटरिम गवर्नमेंट कौन होता है, कैसे बनाया जाता है, क्या मिलिट्री रूल वापस से आ जाएगा? अभी इस दिन आज सुबह वहां के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने खालिदा जिया को रिलीज करने का आदेश दे दिया है। तो अब ये देखने पड़ेगा कि आने वाले समय में जो इंटरिम गवर्नमेंट बनता है, उसमें खालिदा जिया का क्या रोल होता है, आर्मी का क्या रोल होता है। तो जब तक ये सारी चीजें क्लियर नहीं होती हैं, तब तक इंडिया के लिए ये सही चीज नहीं होगा किसी भी तरीके का कमेंट करना। सो इंडिया इज जस्ट ट्राइंग टू डू वन थिंग, फर्स्ट पेशेंस, वेट एंड वॉच, जब तक चीजें थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं मिलती है। और सेकेंड, इंडिया इज ट्राइंग टू स्ट्रेंथन इट्स बॉर्डर, क्योंकि अगेन वापस से एक मास एक्सोडस होगा। वापस से जिस तरीके से 1971 के पहले लोग भाग के इंडिया आए थे, वापस से वो चीज होने की चांसेस है। सो इंडिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज डूइंग डिप्लोमेटिकली वेट एंड वॉच एंड स्ट्रैटेजिकली स्ट्रेंथनिंग द बॉर्डर्स। बीएसएफ के प्रेजेंस को बढ़ा दिया गया है। वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के सारे चीफ मिनिस्टर्स कॉन्स्टेंटली विजिल कर रहे हैं आपके बॉर्डर एरियाज में। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई है, उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी को ब्रीफ किया गया है बाय एस जयशंकर। ऑल इंडिया पार्टी की मीटिंग भी हुई है आज पार्लियामेंट में। तो सारे पॉलिटिकल सर्कल्स में अभी यही चीज समझने को नहीं पता चल रहा है कि आने वाले समय में क्या होगा। वंस दैट थिंग क्लियर्स, देन इट विल बी फाइन। अब बात आता है कि क्या हो गया बैटरी डेड? कितने देर बचा है अभी? 40 मिनट का हो गया। बस 5-10 मिनट है मेरा। 5 मिनट, 5 मिनट होगा। जब तक चलेगा ठीक है। रिकॉर्ड तो हो जाएगा ना अपने आप सेव। तो जाना चाहिए। हाँ, अब बात आता है कि क्या इंपैक्ट होगा, क्या इंडिया के हाथ से बांग्लादेश खत्म हो गया? अगर आप न्यूज देखोगे तो ऐसा लगता है कि बांग्लादेश तो गया, अब इंडिया के लिए खतरे बढ़ जाएगी। ये रिटॉरिक्स होते हैं, बिकॉज डिप्लोमेसी इस तरीके से नहीं काम करता है। लोग शायद भूल चुके होंगे, अभी रिसेंटली अफगानिस्तान में तालिबान आई थी, सेम लोग का वही कहना था कि अब तो गया, चीजें बदल जाएंगी। तालिबान तो एंटी इंडिया है, इंडिया इज ऑल्सो एंटी तालिबान। बट डिप्लोमेसी इस तरीके से नहीं काम करता है, बिकॉज आज चाहे कोई भी आ जाए, रिसेंटली मालदीव्स में आप देखोगे मोहम्मद मुइजू पावर में आए थे और वो एंटी इंडिया कैंपेन चलाए थे, और लोगों को कहना था कि जब मोहम्मद मुइजू पावर में आएंगे तो अगेन इंडिया मालदीव्स का रिलेशन खत्म हो जाएगा और कंप्लीट चाइना की गोद में जाकर बैठ जाएगा मालदीव्स। पर दिस डज नॉट हैपन लाइक दिस। मोहम्मद मुइजू इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी की ओथ सेरेमनी में आए। 2001 से 6 के बीच में खालिदा जिया की जब सरकार थी तो इस समय इंडिया को खूब प्रॉब्लम क्रिएट किया गया। बट आज इंडिया is not the India as it was back then. Today, India is a pole in this multipolar world order. India has a great leverage. India is an emerging power. India is the fastest growing economy, and India is one of that country which has its influence expanding day by day. तो आज आप इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते. Although you can have some problems within India, but you cannot go against India. जैसे म्यांमार में आप देख लो, वहां पे आर्मी आई थी. आर्मी हैज ऑलवेज बीन क्लोज टू चाइना, बट आर्मी हैज ऑल्सो गुड रिलेशंस नाउ विद इंडिया. तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि चाहे कोई भी सरकार इधर क्यों ना आए, इट डजंट मैटर. कुछ अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स एंड अदर थिंग्स, बट स्ट्रक्चरली यू कैन नॉट इग्नोर इंडिया बिकॉज इंडिया इज नाउ अ बिग पावर, इमर्जिंग सुपर पावर. सो इसीलिए अभी चीजें काफी ज्यादा टर्बुलेंट है. नो वन नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन बांग्लादेश. वो बहुत हद तक क्लैरिफाई होगा किस हिसाब से इंटरिम गवर्नमेंट बनता है, इंटरिम गवर्नमेंट का रोल क्या होता है. इंडिया बस अभी अपने बॉर्डर्स को स्ट्रेंथन कर रहा है कि मास इमिग्रेशन ना हो सके, अगेन एक रिफ्यूजी क्राइसिस ना आ सके. लेकिन चाहे कोई भी इंटरिम गवर्नमेंट बने, इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन विल गो थ्रू इट्स ओन अप्स एंड डाउन. तो स्ट्रक्चरली दोनों का रिलेशन काफी नॉर्मल होगा
मे बी इट विल टेक टाइम, बट दैट इज़ फॉर श्योर कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं अभी जिससे अनप्रेडिक्टेबिलिटी और एक तरीके का केओस बन चुका है। आने वाले समय में इंडिया को बस ये ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से बांग्लादेश से कोई सिक्योरिटी थ्रेट खासकर नॉर्थ ईस्ट में ना आए, बिकॉज जिस तरीके से अफगानिस्तान में जब तालिबान आई थी तो बहुत सारे ऐसे पुराने टेररिस्ट्स छूट गए थे। अभी आप देख रहे हो बांग्लादेश के काफ़ी जेल को तोड़ के बाहर आ गए हैं बहुत लोग। तो इसकी वजह से बांग्लादेश में जो एनार्की और जो लॉलेसनेस है उसको किस हद तक आर्मी और बाकी ऑपोजिशन के पार्टीज, खासकर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो अब एक प्रोबेबली एक बड़ा रोल प्ले करेगी बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में, वो कैसे इस चीज़ को हैंडल करती है। हो सकता है कि बांग्लादेश में इमरान खान की तरह कोई तीसरा लीडर आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए। हो सकता है मोहम्मद यूनुस जो कि एक नोबेल लॉरिएट है वो एक आने वाले समय में काफ़ी बड़ा लीडर बने। But anything, whatever happens, this situation is completely in a doldrum, flux में है, and with time things will be clear. But structurally, India-Bangladesh relations will go through it as it has gone since past 50-70 years. But despite this, South Asia के countries को ये समझना ज़रूरी है कि किस तरीके से हम ऐसे प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अभी अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स, म्यांमार, इन सारे कंट्रीज में बांग्लादेश जिस तरीके से प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें इंडिया ही एक एक्सेप्शन है। इंडिया डिस्पाइट ऑफ दैट 5 years ऑफ इमरजेंसी, इंडिया में डेमोक्रेसी हमेशा से वाइब्रेंट रहा है, थैंक्स टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स एंड थैंक्स टू आवर इंडिपेंडेंट जुडिशरी विच हैज स्ट्रक डाउन द गवर्नमेंट्स पावर। अगर जुडिशरी कोलिजियम जैसे कॉन्सेप्ट को नहीं लाती, अगर जुडिशरी मेनका गांधी में आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट नहीं करती, अगर जुडिशरी ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को नहीं बचाती, तो आज इंडिया वुड हैव सीन, अगर जुडिशरी केशवानंदा भारती में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर नहीं लाती तो इंडिया वुड हैव सीन द सेम डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग एज व्हाट अदर कंट्रीज आर विटनेसिंग। So India has an exception because of our constitution makers who have drafted the best constitution or one of the best constitution across the world, and the judiciary which has shown the courage to bite the bullet against the government. Now in the future, except Bangladesh, all the South Asian countries should come together, should cooperate. SARC का जो concept है वो activate होना चाहिए because all the countries are tied in the same garment of destiny. एक कंट्री में प्रॉब्लम आएगा बांग्लादेश में तो इंडिया को प्रॉब्लम आएगा, नेपाल को प्रॉब्लम में आएगा, बिकॉज नेपाल का इलेक्ट्रिसिटी इंडिया के थ्रू बांग्लादेश में जाता है। तो बहुत सारे चीजें, ये सारे कंट्री आपस में इंटरलिंक्ड हैं। इसीलिए ऐसे चीजों को रिजॉल्व करने के लिए सार्क का जो प्लेटफॉर्म है जो ठप पड़ा है 2016 से, उसको वापस से लॉन्च करने की जरूरत है। अगर यूरोप यूनियन आ सकता है तो क्यों ना, अगर आसियान बन सकता है, अगर अफ्रीकन यूनियन बन सकता है, तो सार्क जो कि साउथ एशिया का रीजनल ब्लॉक है, व्हाई इट इज नॉट वर्किंग, उसका काम करना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर कोई भी ऐसा क्राइसिस आता है तो सार्क एक राइट प्लेटफॉर्म है। उसके लिए इंडिया को एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने की जरूरत है। ऑल्दो इंडिया बांग्लादेश के क्राइसिस को झेल सकता है, बट इंडिया शुड ट्राई टू एंश्योर कि फ्यूचर में इस तरीके के क्राइसिस बाकी कंट्रीज में भी नहीं आए। बिकॉज आपको पता होगा कि ये जो आपस में सार्क कंट्रीज हैं, इनका ट्रेड बहुत ही कम है, और अगर हमें फ्यूचर में आगे बढ़ना है तो वी हैव टू ग्रो टुगेदर। बांग्लादेश की ये जो स्थिति हुई है, ये एक और सबक देती है कि डेमोक्रेसी क्यों इंपॉर्टेंट है, और ये डेमोक्रेसी क्यों इंपॉर्टेंट है इसको आने वाले समय में हो सकता है चाइना में भी सेम स्टोरी देखने को मिले। चाइना की भी हालातें बांग्लादेश की जैसे सिमिलर हैं लगभग। इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ चुका है, डेमोक्रेटिक डिसेंट है लोगों के बीच में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है, और चाइना में प्रोटेस्ट ऑलरेडी हो चुका है तियानमेन स्क्वायर में। इसलिए कहा जाता है कि चाइना इज ऑल्सो अ बबल दैट कैन बर्स्ट। तो इस तरीके से ये एरिया और ये जो अभी इंसिडेंट हुआ है, ये काफी ज्यादा एक टर्बुलेंस क्रिएट किया है इस पूरे एरिया में। नाउ इंडिया विल follow the wait and watch foreign policy, and also India will try to protect its border, will try to stop immigration, will try to ensure that India's national interest is served। और आने वाले समय में जो इंटरिम गवर्नमेंट होती है उसके ऊपर हमारा निगाहें जुड़ी हुई है कि हाउ दैट इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्स, who will be the important stakeholder, and how much army and Khalida Zia has a role to play in the coming days in Bangladesh।
तो इस तरीके से हम इंडिया बांग्लादेश के हर एक एस्पेक्ट को समझे। आने वाले समय में जो भी होता है उसके ऊपर अगेन विल कम टुगेदर, विल हैव अ सेशन टू डिस्कस व्हाट्स द इंटरिम गवर्नमेंट एंड हाउ इट विल वर्क। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। सो प्लीज लाइक द वीडियो and subscribe to channel, and we'll see you soon. Thank you.